जी, तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद के मौके पर ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिस बेचारे का बकरा चोरी हो गया और किस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या विराट कोहली की स्लेजिंग इंडिया को ले डूबी, और क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्काई का रंग नीला क्यों होता है। ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि न्यूजीलैंड का वो कौन सा प्लेयर है जिस प्लेयर को मिस्टर बीस्ट कहा जा रहा है। और साथ साथ हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के हारने की वजह क्या बनी और रिव्यूज़ उन्होंने कैसे गलत लिए। हाँ, और ये भी डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स क्या चल रही हैं सारे फॉर्मेट्स की। स्पेशल हाईलाइट देंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। जी उमैर साहब, तो जॉनी भाई ने क्या कर दिया और विराट कोहली ने जॉनी भाई के साथ क्या कर दिया? मतलब अखीर नहीं होगी। यार बहुत अखीर हो गई है। मैं कहता हूँ कि जिस तरह स्लेजिंग की थी ना विराट भाई ने, मैं समझा कि बस इंग्लैंड का जो टेम्परमेंट है ना वो उधर ही शॉर्ट हो जाना है। लेकिन उसके बाद जिस तरह यार रूट खेला है और जिस तरह बेस्टो खेला है, मैं कहता हूँ कि लेवल हो गया है भाई। उन्होंने बता दिया अपना मेच्योरिटी लेवल कि भाई क्या हम लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं। साथ साथ बिल्कुल। आप जिस तरह देखा है हम लोगों ने, जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि भाई 100 पे 3 आउट हो गए थे, 107-8 पे। और जिस पे कोहली साहब ने बड़ी अच्छी एक स्लेजिंग भी की थी, कोहली भाई ने। तो लेकिन बड़ा अच्छा खेला यार। मैं तो बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ इंग्लैंड के नए कोच से भी, उनकी जो नया कोचिंग स्टाइल है उससे भी, और ओवरऑल बैटिंग से भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल यार, जॉनी बेस्टो की ये चौथी सेंचुरी है लास्ट तीन गेमों में, और छठी सेंचुरी है इसकी इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। और वही वाली बात है कि हमने पिछली एपिसोड में इंडिया का तो डिस्कस कर लिया था कि पंत जडेजा ने कितनी अच्छी बैटिंग और कमबैक किया, क्योंकि इंडिया भी शुरू में स्ट्रगल कर रही थी, और फिर इंडियन फास्ट बॉलर्स ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था अपनी फर्स्ट इनिंग्स में। विराट कोहली ने पोक द बियर वाली बात की, बेस्टो को फजूल में स्लेच किया, बेस्टो ट्रिगर हो गए। पहले स्लो खेल रहे थे, फिर एकदम से बहुत तेज खेलना शुरू हो गए, और लीड जो 100 से ऊपर की फिर भी हो गई थी, लेकिन उसको थोड़ा सा कम किया बेस्टो की उस इनिंग्स ने। लेकिन जो इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग से कम बैक किया अपने सेकंड इनिंग्स में इंडिया बिल्कुल। की बैटिंग की, और फिर जो मतलब चेस किया यार, 370 रन से ज़्यादा का टारगेट इज़ नो जोक। और फोर्थ इनिंग्स में चेस करना इंग्लैंड कंडीशंस के अंदर। लेकिन जिस तरह इन्होंने बच्चों की तरह मतलब खेला है, रूट साहब T20 में नहीं खेल रहे, लेकिन रिवर्स कूपे मार रहे हैं। क्या चल रहा है ये? सही बात है यार। वो जो रिवर्स खूब भी मारे, और साथ साथ इनकी आप अगर देखें जो स्ट्राइक रेट है, वो भी लगता है इन लोगों ने बेस्टो से थोड़ा सा असर ले लिया है कि भाई हम भी अपनी थोड़ी स्ट्राइक रेट को बेहतर करते हैं। और जिस तरह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड, हम लोग सोच रहे थे इंग्लैंड हार जाएगा, लेकिन क्योंकि बारिश वगैरह भी थी, वेरिएशंस भी हो रही थी पिच में। तो लेकिन जिस तरह इंग्लैंड खेला है तो तबाही हो गया सीन। और हाँ, जो बेस्टो मज़ेदार की जो बात है। रैंकिंग है। मज़ेदार बात है कि हाँ। मतलब पिछले एपिसोड के स्टार्ट से पहले हमने, मतलब ये जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी उससे पहले हम दोनों ने ये कहा था, कंसेंसस था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरीके से न्यूजीलैंड को हराया है। लेकिन फिर जो पहले 2-3 दिन इंडिया ने खेला, तो हमें लग रहा था कि अब इंग्लैंड गया, मतलब कोई चांस ही नहीं है अनलेस और अनटिल कोई मेरेकल हो जाए। और वो हो गया। बिल्कुल ऐसा। अजीब सा टेस्ट बिल्कुल मैच ऐसा हुआ है। ही है। यार अजीब सा हुआ है। और इसमें बल्कि यार मुझे पंत की बैटिंग बड़ी अच्छी लगी। आपने नोटिस की है चीज कि हालांकि इंडिया की भी फर्स्ट इनिंग में विकेट्स वगैरह गिर रही थी साथ से, लेकिन पंत भी बड़ा एग्रेसिव खेला है। मतलब कि उसने एग्रेसिव बैटिंग की है और मतलब बड़ा अच्छा खेला है। और उसकी जो रैंकिंग भी इम्प्रूव हो गई है, आई थिंक 5th नंबर पे आ गया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। और जो बेस्टो है वो भी मतलब आपको मैं बताता हूँ 47th रैंकिंग में था पहले। मतलब कि न्यूजीलैंड के सीरीज से पहले 47 पे था। अब वो आ गया 10th पे। तो अब नहीं नहीं, देखते हैं कि बहुत कोहली साहब कहाँ पे एडजस्ट होते हैं। बहुत एक्सेप्शनल यार। मतलब जिस लेवल पर ये इंग्लैंड खेल रही है, पाकिस्तान को भी खतरे की घंटियां बज रही होंगी, कि पाकिस्तान में आके भी अगर ये इसी एग्रेसिव मोड में बैटिंग करें हम्म। तो बड़ा मज़ेदार सीरीज़ होगी। मतलब लास्ट वाली तो बड़ी बोरिंग थी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली। तो अब देखते हैं कि बिल्कुल। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बेस्ट हो बिल्कुल। रहे। लेकिन बिल्कुल। यार, बकरा किसका चोरी हुआ यार है? बकरा हमारे बहुत ही अजीज, बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल कामरान भाई का चोरी हुआ है। वो सुना है कि
बड़ी उन्होंने जो डील की थी, जो मंडी में जाके डील भी उन्होंने बड़े एक यूनिक तरीके से की थी और बड़ा अच्छा बकरे लेके आए थे, लेकिन बड़े अफसोस से उनका जो बकरा है वो घर के अंदर से ही शायद चोरी हुआ है। ओए तो होए। लेकिन उसके पीछे जो बकरा चोरी हुआ है, तो लोगों ने जी जो इल्जाम दिया है, वो आपको पता है कौन से प्लेयर को दिया है इल्जाम? किसको? किनको दिए? हमारे अक्कू भाई को। ले, भाई ने भाई क्या चोरी कर लिया? नहीं, उसपे मतलब मीम्स बना रहे हैं ना कि यार हो सकता है अक्कू भाई थोड़े जज्बाती हो गए ओए हो, होए। उन्होंने कर लिया हो। यार ये तो अकमल लेकिन खैर ब्रादरान को ना चाहे जो मर्जी बोलो, ये लोग न्यूज में इन रहते हैं, ये इनका टैलेंट नहीं है। नहीं खास रेटिंग रेटिंग इनकी खास सही तौर रहती पे है। सही बात है, और खास तौर पे उमर भाई तो हमारे टिकटॉक पे भी बड़े एक्टिव है। हाँ, तो बिल्कुल। शायद चलो तो ये सीन ऐसी है। परफॉर्मेंस अगर बैटिंग में भी दे देते तो कंसिस्टेंटली, तो क्या ही अच्छी बात होती। लेकिन लेकिन आपने एक चीज नोट की है इनके बारे में, ये जो हमारे अक्कू भाई हैं और कामी भाई हैं, कि ये जब पिच में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भाई इतने सीरियस हैं, और जब ये आउट होते हैं, इनका आप खाली फेस एक्सप्रेशन देखा करें, वो बिल्कुल जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, याद है आपको कि वो जब बॉल मिस करता है तो उसके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, उसी तरह के ना हमारे अक्कू भाई भी एक्सप्रेशन बनाते हैं। जुल्म हो गया। तो ये भी बड़ा एक जुल्म किसके साथ हो गया, अक्कू भाई के साथ अक्कू या भाई के रोनाल्डो आउट के ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं पूरी दुनिया ने साजिश की थी इनके आउट होने में, और इनका कोई कसूर नहीं था बीच में। लेकिन चलो, सही बात है ये तो यार। होती रहेगी। अभी इंडिया का जो टूर है, ये हम कवर कर करके भी थोड़ा थक गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है मतलब एक्सटेंसिवली और फास्ट पेस हो रही है। टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही अब ओडीआई, वो T20 सीरीज भी अब खत्म हो गई, और अब ओडीआई भी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी उसको देखते हैं कि जो पहला T20 मैच था। मेरे ख्याल से हाँ, जी जी, हाँ पहला T20 मैच यार, बड़ा मैं तो सोच रहा था जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा था टेस्ट मैच में, जिस तरह एग्रेसिव माइंडसेट था, उसी के साथ आएंगे, और मुझे तो लग रहा था इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन भाई इंडिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, और उनका जो एक नया आया है, उसने डेब्यू किया था अर्शदीप सिंह ने, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था। यार उसने इतनी 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 अच्छी बॉलिंग कराई है ना जलाल, हम्म। मतलब कि ना लेवल हो गया। मैं एक बोलता हूँ वही इंडिया के जो पेसर्स है ना, उसमें अर्शदीप मतलब फ्यूचर में मुझे तो नजर आ रहा है खेलता हुआ, तो बड़ी हाँ, अच्छी वो उसने की। बाकी हमारे लेफ्ट आर्म वेराइटी भी देता है, पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड हाँ, कंडीशंस में अभी स्विंग हो रही है बॉल। उस पर भी, स्विंग पे भी बात करेंगे बाद में, लेकिन बड़ी आपने सही कहा कि बड़ी अच्छी एडिशन लग रही है। बहुत अच्छी एडिशन है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें, मुझे तो यार बटलर से बड़ी उम्मीद थी, साफ बात बताऊं आपको। रॉय से भी उम्मीद थी, बटलर से भी उम्मीद थी, लेकिन सारे जो हमारे क्या कहते हैं जज्बात या उम्मीदें जो है ना, उम्मीदों पे पानी फिर गया वो यार। बटलर को जो उम्मीदों गेंद को, पड़ी हाँ अपना भुवी भाई की, भुवी भाई की, अब स्विंग पे बात कर ही लेते हैं कि भुवी भाई की इतनी इतनी स्विंग हो रही है, ठीक है। जो वो पूरा शुरू में अपने कैरियर के शुरू में करते थे, जो उन्होंने अपनी पहली डेब्यू मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था, और मोहम्मद हफीज़ ने बॉल लीव कर दी थी, और ये बनाना स्विंग होके मोहम्मद हफीज़ की ऑफ स्टंप इन्होंने उड़ा दी थी। उसी तरह की बॉल इन्होंने मतलब बटलर को कराई है, और मेरा तो ख्याल है बटलर उस पर कुछ नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा स्विंग हुई, एक्सटेंसिव स्विंग हुई, और भुवी खुद भी ये कह रहे थे कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि इतनी ज़्यादा स्विंग किस तरह हो रही है इस सीरीज़ में, क्योंकि लास्ट सीरीज़ में नहीं हो रही थी। और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या ये मैं खुद कर रहा हूँ, या ये बॉल की वजह से हो रही है, या कंडीशंस इस तरह की हैं। तो मतलब ये भी चेक कर लो, तो बैट्समैन क्या करे जब बॉलर को नहीं पता कि कितनी स्विंग होनी है। तो लेकिन इसमें अब हार्दिक पांड्या पे आओ ना जरा। हार्दिक पांड्या ने तो दोनों यार बैट एंड बॉल। हार्दिक पांड्या ने रिकॉर्ड बना लिया है, मतलब कि इंडिया का वाहिद ये प्लेयर है जिसने T20 में मतलब के 4 विकेटें ली हैं और 50 से ऊपर स्कोर मारा है। तो ये हाँ, पहला T20 प्लेयर बन गया इंडिया का। तो हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा खेला है भाई, बड़ा एक, और उसके उसके साथ साथ यादव साहब भी बड़ा अच्छा खेले हैं, जिन्होंने तो थर्ड मैच में तो तबाही मचा दी है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट मैच पे अगर हम देखें तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। और आप बताएं कि हुडा के बारे में बड़ा लोग बोल रहे हैं कि भाई यार इनकी परफॉर्मेंस के बारे में पहले आप बताएं। हुडा के बारे में कम बोल रहे हैं, विराट कोहली के बारे में ज्यादा बोल रहे हैं कि विराट कोहली की जगह पे हुडा क्यों नहीं है। लेकिन यार बहुत क्यों? कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, आयरलैंड वाली सीरीज से लेके फिर प्रैक्टिस मैच में भी, हर मैच में इसने ऑलमोस्ट परफॉर्म किया है। इस मैच में भी आते ही मतलब वही पॉजिटिव इंटेंट,
के साथ, जैसा रोहित शर्मा ने कहा कि हम अब बिल्कुल डिफरेंट मोड में खेलेंगे, अब वो वाला चक्कर नहीं है कि मतलब आप पहले खेल रोको, विकेट्स बचाओ और मतलब चलो वो रोहित शर्मा ने भी और शुरू से ही मतलब उन्होंने भी टोन सेट की कि हमने अब अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है। और हुडा ने बल्कि उसको मतलब इस कैरी बात फॉरवर्ड किया, बहुत अनलकी मतलब लगे। उस पे बात करते हैं आगे कि विराट कोहली और हुडा का क्या सीन बन रहा है, लेकिन बहुत मुझे लगा एक्सट्रीमली अनलकी है जो इस सीरीज में अभी उसको अगर सेलेक्ट नहीं किया बाकी मैचेस के लिए। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। हाँ जी बिल्कुल, हुडा मतलब आईपीएल में भी अगर आप देखें तो इसने 14 मैचेस में 451 रन्स मारे और इसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। और जो एड ऑन है हुडा को रखने का मेरे ख्याल में वो ये है कि ये एज एन ऑप्शनल बॉलर भी है, बिल्कुल। कि मतलब इसको एज अ बॉलर भी ये लोग रख सकते हैं। तो पांड्या मैन ऑफ की द मैच पांड्या हमारे की हार्दिक गुड्डी पांड्या चढ़ी थे। हुई है भाई। पांड्या का जो वर्ल्ड कप के बाद जो हिसाब हो गया था ना इंडिया में, खास तौर पे पांड्या के साथ, हमने उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर भी किया है कि आईपीएल के बाद से जब से कप्तान बने गुड्डी चढ़ गई पांड्या की। और गुड्डी चढ़ गई। यार 90 माइल्स पे बॉल करा रहा था बीच में, 85 टू 90 माइल्स पे हम्म, पांड्या बॉल करा रहा था। बिल्कुल। बड़ा मैंने कहा यार मतलब ओल्ड पांड्या इज होपफुली बैक। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस यार हम्म, इंडिया की। दो, मैं एक चीज ये बोलूंगा कि इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही, ठीक है, लेकिन हम्म, इंग्लैंड की सेकंड स्ट्रिंग टीम ने पाकिस्तान को भी हरा दिया था लिमिटेड ओवर्स में, जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान की हुई थी। सही अचीवमेंट तो पॉइंट इंडिया है। की बहुत अच्छी है, लेकिन अब इस पे भी डिस्कस करने वाले लोग बोलेंगे कि यार बेन स्टोक्स अगर कप्तान होते बटलर की जगह तो क्या होता। मतलब बातें तो बेन होती। स्टोक्स की भी बात करें फिर लोग ये बात भी करें भाई कि बेस्टो को रख लेते हैं। खैर है कि टेस्ट मैच में तो वो परफॉर्म तो कर रहा है इंग्लैंड में पिचेस में, तो उसको भी ट्राई करते हैं। हाँ बस मेरा लेकिन ख्याल है यार ये इनका वही एक और रेस्ट वाली प्लेयर, बात ही है कि जी जी, रेस्ट दे रहे हैं। इनका मुझे हैरी ब्रोक अच्छा लगा यार। हैरी ब्रोक मतलब बड़ा एक जिस तरह उसने मतलब है तो यंग ही, लेकिन उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है मोइन अली के साथ। हाँ और उसकी उसका जो शॉट वो लाहौर सिलेक्शन है, कलंदर्स में भी यार उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ओ भाई। एक मैच में तो 100 भी मारा था उसने आई गेस पीएसएल में। तो बहुत अच्छा मतलब। अच्छा। सेकंड पे आओ भाई। सेकंड मैच। सेकंड जो, यार सेकंड वाले में जो एक अच्छी चीज जो मुझे लगी ना, जो इंग्लैंड का जो डेब्यू किया था ग्लेसन ने, यार हाँ ये 30 इयर्स का बंदा है, सही है। 30 से भी ऊपर आई और गेस, ये 30 इयर्स, 34 का है। 30, अच्छा हाँ 34 का ऐसा ही बोलते हैं हम्म। हाँ। 34 इयर्स की एज में ये एक डेब्यू कर रहा है और डेब्यू में इंडिया के पहले 3 बंदों को आउट कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार इसके लिए। मतलब सिर्फ इसने 15 रन खाए 4 ओवरों में। और मेरे ख्याल में काफी एक अच्छा इंग्लैंड के पास था। और जो मैं तो शुरू में जिस तरह इंडिया खेल रहा था तो मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग कराई है वही आप वाली बात कि जो स्विंग्स हुई है बॉल कुमार की बुमराह की, तो वो तो उसके सामने तो भाई रॉय, हालांकि आपने देखे रॉयल पहली बॉल पे आउट हुआ है, उसकी यार शक्ल देखने वाली थी उसमें। रॉय की बड़ी बुरी सीरीज गई है, रॉय बिल्कुल फ्लुएंट नहीं लगा। लेकिन इसमें जो मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी ना यार इंडिया के लिए, वो ये है कि जडेजा की परफॉर्मेंस और लोअर ऑर्डर की डेप्थ नज़र आई इंडियन टीम में, जो कि वर्ल्ड कप में नहीं नज़र आ रही थी। अभी आपका पांड्या भी नीचे से खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, और जडेजा भी नीचे से बैटिंग कर रहा है। और मतलब शुरू में तो सारे आउट हो गए थे जिस तरह आपने कहा है। रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, बड़ा एग्रेसिव स्टार्ट लिया था। लेकिन ये जो ग्लीसन है उन्होंने उनको शॉर्ट बॉल पे आउट किया, और शॉर्ट बॉल पे रोहित शर्मा बड़ा कम ही आउट ही होते हैं, छक्के ही ज़्यादा मारते हैं। तो पंत के साथ भी यही हुआ। और अच्छा पंत के बारे में बताओ यार कि पंत एज एन ओपनर क्या भाई ख्याल है उसके बारे में आपका? भाई पंत को एज अ ओपनर अगर आप कह रहे हैं, यार एज अ ओपनर तो मेरा नहीं ख्याल है यार इसकी, क्योंकि अभी आगे हमारे धवन भी आ रहे हैं वापस। और मेरा नहीं ख्याल ये एज अ ओपनर आएंगे, ये आएंगे मिडिल ऑर्डर पे ही आएंगे। लेकिन इनका जो माइंडसेट है, जिस तरह ये खेल रहे हैं, शॉर्ट सिलेक्शन है, लोग इसको धोनी से कंपेयर करें कि भाई हमें एक और धोनी मिल गया इंडिया में। तो ये यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुझे बात से। लगता है कि पंत एज एन ओपनर बुरी ऑप्शन मुझे नहीं लग रही। मुझे ठीक लग रही है नहीं अटैकिंग। ऑप्शन बुरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन बुरी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जगह नहीं बन रही। यार नहीं देखो अभी ओपनिंग में कौन है इनके पास? केएल राहुल है, ठीक है। केएल राहुल की ये मुझे हम्म, जगह जो है ना खतरे में लग रही है, हालांकि वो कितना क्लासी बैट्समैन है। लेकिन अब बहुत। अनफॉर्चुनेटली उसका ऑपरेशन ऑपरेशन वाला कोई सीन हुआ हुआ है। लेकिन अब देखो इनके पास जितने प्लेयर्स आ गए ना, ईशान किशन को इन्होंने पहले मैच में चांस दिया, ईशान, वो बिल्कुल हम्म, फ्लुएंट नहीं लगा। सही है, वो फंसा रहा। और उसके साथ ये भी थोड़ी रही कि उस बेचारे को स्ट्राइक ही नहीं मिली, तो ज़्यादा स्ट्राइक ही नहीं मिली। जैसी स्ट्राइक मिली तो वो मतलब फ्लुएंसी उसकी उतनी नहीं रही पूरी इनिंग्स की। लेकिन मुझे पंत बुरी ऑप्शन नहीं लग रही।
लेकिन हम मिडिल ऑर्डर पे आएंगे अभी इंडिया की। पंत की मिडिल अच्छा। ऑर्डर में ज्यादा इफेक्टिवनेस है या टॉप ऑर्डर में, इस पे बहस करने वाली बात है कि क्या पंत नीचे अच्छा डिलीवर कर सकता है या ऊपर। अब क्योंकि जडेजा और हार्दिक पांड्या नीचे परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि पंत को ये ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, बट ये भी देखते हैं। एनीवेज मोइन अली अच्छा, ने बड़ी यहाँ क्लासी पे एक और चीज। जी जी। जी जी। बोले आप। मोइन अली ने बड़ी क्लासी शॉटें मारी अपनी छोटी सी इनिंग्स में। और जैसा आपने बोला कि ग्लीसन ने 34 साल की उम्र में किया है, और इसने डोमेस्टिक में भी, मैं इसका रिकॉर्ड देख रहा था, इसने जो बहुत अच्छा है। T20 ब्लास्ट में भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शायद टॉप विकेट टेकर भी रहा है। यॉर्कर्स बहुत अच्छे मारता है, शॉर्ट बॉल अच्छी करता है। तो इस उम्र में आके उसने किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चाहल ने अच्छी बॉलिंग की। बुमराह तो एज यूजुअल मतलब अच्छी बॉलिंग करता ही है। तो इंडिया के लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं अभी तक, जो मुझे लग रहा है डेप्थ के एस्पेक्ट से। ऊपर से एक तो इनकी वो चेंज हुई है, क्या उसे कहते हैं, एग्रेसिव अप्रोच हो गई है टॉप ऑर्डर, क्योंकि शुरू में ये स्लो खेलते थे मतलब पावर प्ले को। बिल्कुल। वो एक अच्छी ऑप्शन मतलब स्ट्रैटेजी लगी है। और दूसरा जो लोअर ऑर्डर की डेप्थ है वो अच्छी लगी है, मिडिल ऑर्डर पे बाद में आते हैं। आप क्या बोल रहे थे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे कह रहा था कि अब इनकी, जिस तरह आपने बात की कि इनका जो लोअर ऑर्डर है वहां भी डेप्थ नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर सेकंड T20 की अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इंडिया ने कैचेस भी छोड़े हम्म। मैच में। अगर आपको याद हो कि दिनेश कार्तिक ने 2 कैचेस छोड़े, हम्म। ठीक है। और दिनेश कार्तिक ने जो एक कैच छोड़ा है वो तो बड़ी क्रूशियल मूवमेंट थी उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक साहब की जो पोजीशन है ना, वो थोड़ी सी, मतलब ना, थोड़ी सी उनकी मुझे ग्रे पोजीशन लग रही है इस टाइम टीम ये में। अच्छा पॉइंट आपने वैसे क्या रेज कहते किया हैं है, आप? क्योंकि दिनेश कार्तिक की अभी ऑफ लेट आईपीएल में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वैसे बहुत अच्छी थी, और इनका कैरियर भी इसी तरह रहा है। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस होती हैं बीच में, और फिर हम्म। एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें कैचेस भी छुट रहे हैं, स्टंपिंग मिस हो रही है, और रन्स भी नहीं स्कोर हो रहे। और उसकी वजह से फिर इन पे वो शुरू हो जाता है कि भाई ये इनको टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एज भी है, फलाना भी है। तो बेचारे का अजीब सा कैरियर गुजर रहा है, समझ नहीं आ रही। देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल बिल्कुल मैन ऑफ द मैच भुवी भाई बिल्कुल। थे। बनाना स्विंग आ गई है, इंडियन फैंस खुश होंगे। इनके भी वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि ये क्यों खेल रहे हैं, खेल ही क्यों रहे हैं। मतलब खासतौर पे जो वो रिजवान के खिलाफ जो पहला ओवर इनसे कराया था, तो लोग बड़े गुस्से में थे इंडियन फैंस कि जी बुमराह से क्यों नहीं कराया, भुवी की पेस नहीं है, भुवी की स्विंग नहीं है, भुवी खेल क्यों रहा है वर्ल्ड कप में। तो भुवी ने बताया है कि भाई भुवी अभी स्टिल जो है ना जिंदा है और सही खेल स्टिल रहा है। यंग है, हाँ। बिल्कुल। तो खैर, ये तो जब सेकंड T20 हुआ ना, तो मैं तो समझा जला था, मजा नहीं रहा ना थर्ड T20 का। मतलब क्या देखें, हालांकि पहले था कि भैया एक एक भी, अगर अगर 1-1 भी हो जाता तो मजा आ जाता। तो जब थर्ड T20 हो रहा था, तो खैर उसमें इन्होंने काफी चेंजेस किए टीम में। हाँ। इंग्लैंड ने भी की थी, इंडिया ने भी की थी। इंडिया ने बल्कि एक बड़ा अच्छा काम किया था ना, कि 5 इन्होंने प्योर बॉलर्स खिलाए थे ताकि ये लोग टेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं रिगार्ड करता हूँ भाई राहुल द्रविड़ को। मतलब कि ना, जिस तरह वो यार टीम को लेके हर हर एक बंदे को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे कि वो परफॉर्म करे। तो बिल्कुल। ये मेरा नहीं, पॉइंट बिल्कुल ठीक पॉइंट है। है। और रोहित शर्मा को भी यार, क्योंकि हम विराट कोहली के टाइम पे ये नहीं देखते थे कि इतनी चेंजेस हों टीम में। विराट कोहली स्टेबल मतलब टीम खिलाता था, वो इतने एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं करता था। तो रोहित शर्मा ने 14 कंसेक्यूटिव T20 मैचेस एज अ कैप्टन जीते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। किसी कैप्टन ने जी, 14 14 कंसेक्यूटिव विकेट। T20 मैचेस कैप्टनसी पे नहीं जितवाए अपनी टीम को। और 19 मैचेस अक्रॉस फॉर्मेट कंसेक्यूटिवली इंडिया जीता है इनकी कप्तानी के अंदर। उनसे ज़्यादा सिर्फ मेरा हाल है रिकी पॉन्टिंग ही थे जिनका 20 पॉन्टिंग। मैचेस थे। बिल्कुल। तो ये भी है। 20। जो बात वो हो रही थी कि जी आसमान नीला क्यों होता है? हाँ भाई, ये आप बताइए। आपने बड़ी एक ना हैं? शुरू में बात की थी, आसमान नीला होता है, इसके बारे में, इसके पीछे क्या स्टोरी? आसमान नीला इसलिए होता है क्योंकि सूर्या कुमार यादव नीली शर्ट में इंडिया के लिए मैच खेलते हैं। और क्या खेलते हैं, मतलब क्या बॉय खेलता है? क्या खेलता है? हैं? देखो जरा, वाकई यार 117 सर, बिल्कुल 55 सही गेंदों बात पे, की। और ना क्या यार यार, शॉटें ज्यादती मारी है हैं। यार। ज्यादती है, लिटरली ज्यादती है इंग्लैंड के साथ भाई। ये बदला हम लोग देख रहे थे कि भाई इंडिया के प्लेयर्स एक तरफ से आउट होते जा रहे थे, दूसरी जगह से यादव साहब अपने मजे से हेलीकॉप्टर शॉट भी बीच में मार रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी मार रहे हैं, हर जगह उन्होंने एक बड़ी और बड़े अच्छे अच्छे छक्के मारे, लंबे लंबे।
यार कोई इन्होंने नहीं देखा कि भाई पॉइंट पे कवर पे जो इन्होंने शॉटें मारी हैं, मतलब वो एक्सेप्शनल शॉट है। 360 डिग्री, प्रॉपर 360 डिग्री प्लेयर है। आप इसको, रेंज इतनी ज़्यादा है, रेंज ऑफ शॉट्स के, फाइन लेग पे भी मारता है, थर्ड मैन पे भी मारता है, स्ट्रेट, मिड ऑन, मिड विकेट, कोई भी इसके पास बॉलर अगर ये फॉर्म में है तो बॉलर के लिए बहुत बुरा टाइम है भाई। इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट इस मैच बॉलर में के मुझे लिए ये भी ये चीज बॉलर के लिए भी बुरी है, और हो सकता है थोड़ी सी विराट भाई के लिए भी बुरी हो उस पे भी या आते हैं। मुझे लगता है कि विराट से ज़्यादा जो बुरा होगा ना वो श्रेयस अय्यर के साथ होगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर ना हाँ, ऑलमोस्ट दोनों सेम साथ। पोजीशन के लिए ना compete कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर हम्म, के लिए बहुत बुरी इनिंग्स रही है यार, मतलब वो फ्लुएंट नहीं लगे। सही स्पिनर्स बात आए है। हैं तो उन्होंने स्पिनर्स को एज यूजुअल, स्पिनर्स को वो हमेशा छक्के मारते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर से वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, और उनकी स्ट्राइक रेट फास्ट बॉलर्स के आगे बिल्कुल उनसे नहीं लग रही थी, शॉटें बिल्कुल फ्लुएंट नहीं लगे। ये वो बड़ी कंट्रीब्यूशन थी श्रेयस अय्यर की और दिनेश कार्तिक की, लैक ऑफ परफॉर्मेंस जो कि सूर्य कुमार यादव की 100 जो है लूजिंग कॉज के लिए बनी। इंडिया के बाकी कोई प्लेयर भी 20 से ऊपर भी नहीं जा सका, श्रेयस अय्यर ही बस थे। तो मतलब आप लेवल देख लो कि वन मैन शो था, टोटल वन मैन शो था। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे वो श्रेयस अय्यर में बड़ी बातें भी हो रही हैं कि अगर ये अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ी ज्यादा रखता, कि क्या मतलब जब ये बैटिंग कर रहा था तो ये सपोर्ट ही कर रहा था एक तरह से यादव को ना, सिंगल ले रहा है, 100 की स्ट्राइक रेट ही है इसकी ऑलमोस्ट। हम्म। तो इस पे बातें हो रही हैं कि भाई ये अगर थोड़ा से एग्रेसिव खेलता तो हो सकता है गेम इंडिया के हाथ में होती, क्लीन स्वीप हो जाता। हम्म। नहीं, इस पे भी आते हैं। मलान की एक्सेप्शनल इनिंग्स थी, ठीक है। मतलब वो लेफ्ट हैंडेड स्पिनर को तो छोड़ता नहीं वो बंदा। जडेजा को बहुत ही मतलब उसने तंग किया, जडेजा को हिलने नहीं दिया। उमरान मलिक की भी ठीक ठाक फेंटी लगाई है, और उमरान मलिक को भी मतलब इंडिया को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वही वाली बात थी कि शॉर्ट ऑफ लेंथ पेस तो है, नो डाउट है, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ हम्म, बॉल्स और हाई क्लास बैटिंग के आगे इनकंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे कहानी बनेगी नहीं उमरान मलिक की। तो एक मतलब फूड फॉर थॉट है कि शायद डोमेस्टिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम उनको लगाना पड़ेगा। बिश्नोई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। गुगली, मलान और अपना मोइन अली को मतलब काफ़ी भारी पड़ी इनकी, बड़ी एंगल पे गुगली आती है, मतलब यहाँ से ला के बॉय पता नहीं कैसे फुल टाइम लेफ्टी के लिए बाहर निकलती है। तो इंडिया ने मतलब एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉलिंग के साथ, नए बॉलर्स खिलाए, बिल्कुल। ऑलराउंडर्स नहीं खिलाए, मतलब आपका हार्दिक पांड्या भी नहीं खेला। तो हम्म, मैं कहता हूँ ये भी इंडिया ने अच्छी फाइट दी। इंग्लैंड की तरह वन वे ट्रैफिक नहीं हुई, जैसे पहले दो मैचों में इंग्लैंड ने मतलब हाथ पैर फूल गए थे। इंडिया आखिरी दो, सेकंड लास्ट ओवर तक मतलब गेम में था, जब सूर्य कुमार यादव मोइन अली के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे थे तब भी इंडिया गेम में था। बिल्कुल और बस वो अनफॉर्चुनेट रह के उनसे हुआ नहीं एंड में। मैन ऑफ द बिल्कुल। सीरीज। अवेश खान का मुझे थोड़ा इसमें लगा कि उमरान मलिक की, जिस तरह आपने सही बात की कि भाई वो पेस ही उसकी नजर आ रही है, भाई पेस के ऊपर ही लोग उसकी बातें कर रहे हैं। इसी तरह अवेश खान के साथ थोड़ा था कि ये शायद परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनकी भी बॉल उस तरह से इंग्लैंड में नहीं हो सकी जिस तरह ये साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करते रहे हम्म। T20 में। तो ये थोड़ा लैक लगा है मुझे, बाकी ठीक रहा, अच्छा रहा, मतलब इंग्लैंड यार में। पॉजिटिव लोग कह रहे हैं बार बार कि जी रोहित शर्मा पे बड़ी हो रही है, विराट कोहली पे बड़ी बातें हो रही हैं कि जी विराट कोहली की तो जगह पे बातें होना शुरू हो गई हैं कि इनकी जगह बनती है बिल्कुल। कि नहीं बनती। मैं जब आपको पिछले एपिसोड में कह रहा था, आप कह रहे थे आप क्यों ये, आप कैसे ये बात कर सकते यार आप हैं? देखो बात हो रही है, अब वो पूरी बिल्कुल दुनिया बात आपने कर रही लास्ट में पूछा, है, ठीक है। मेरी बिल्कुल पूरी दुनिया क्या, इंडिया के जो बड़े अजीम जो क्रिकेटर हैं कपिल देव, उन्होंने भी एक प्रॉपर बात की है कि भाई अगर अश्विन बाहर रह सकता है, हम्म। सेकंड मतलब टेस्ट रैंकिंग में उसकी पोजीशन है, तो कोहली क्यों नहीं रह सकता। हाँ, तो लेकिन अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डिबेट है। कोहली की जो लास्ट 10 या 11 इनिंग्स अगर देखी जाए तो मतलब बिल्कुल बुरा उसका स्कोर नहीं है। 50 के करीब एवरेज है, स्टिल T20s की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म, और 135 से 137 के दरमियान उसका स्ट्राइक रेट है। ऐसे 50s भी की हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में अच्छी इनिंग्स खेली थी, यही विराट कोहली यही ही खेल रहा है अकेला बिल्कुल। चल रहा था, अगर ये ना चलता तो इंडिया का क्या बनता उस मैच में। तो सही बात है। अब रोहित शर्मा से भी ये सवाल पूछा, रोहित शर्मा पहले गुस्से में आए, फिर रोहित शर्मा ने कहा कि नहीं यार, ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है, अगर उसका 1 साल 2 साल थोड़ा सा उसका डाउन जा रहा है तो क्या हम उसको बैक करना छोड़ दें? मतलब लेजेंडरी प्लेयर है वो बंदा, हम्म, तो आपको उसको बैक करना है। लेकिन अब ये बहुत हॉट टॉपिक है, लोगों की इसकी अपनी ओपिनियंस भी हैं, अपनी बायसेस भी हैं कि विराट कोहली को होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
हम इस पे भी बात करेंगे वैसे अच्छा, किसी एक एपिसोड में। इस पे इस पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे बल्कि रोहित शर्मा से एक और सवाल भी किया गया कि जब 30-20 में कोहली ने बड़ा एग्रेसिव खेला है ना, आते साथ ही, हालांकि वो पहले ऐसे नहीं खेलता था, तो रोहित शर्मा से पूछा कि भाई कोहली ने क्यों इतना एग्रेसिव आया है इस तरह ना। तो रोहित शर्मा ने कहा कि जी, अब इस वाले पे मुझे थोड़ा उनका ना जो उन्होंने रिमार्क पास किया उससे मुझे लग रहा था कि शायद कोहली की पोजीशन खराब हो रही है, कि उन्होंने कहा कि भाई कि ये जो क्रिकेट है चेंज हो रही है, और जो माइंडसेट है सब प्लेयर्स का हम लोग शुरू से ही चेंज कर रहे हैं, एग्रेसिव की तरफ लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया। तो हाँ, ये भी उन्होंने मुझे लग मतलब रहा है इस तरह कि की बात की कि जॉन सा प्लेयर ऑन बोर्ड नहीं है इस माइंडसेट के साथ, तो मतलब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। सही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली वो सिग्नल भी था, लेकिन वो सिग्नल सबके लिए था। बैक टू मतलब इंग्लैंड की अगर परफॉर्मेंस में देखें, मैंने वही कहा, रॉय बेचारा पूरा सीरीज स्ट्रगल करता रहा है। लिविंगस्टन की, इवन दो लिविंगस्टन भी फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन उसने मतलब छक्के ही मारे, मेरे ख्याल है 4 एक छक्के मारे हैं, कितने मारे हैं। लेकिन और यार, लेकिन लिविंगस्टन उस लेवल पे खेल ही नहीं रहा ना, जो इसका हम्म लेवल है। आप समझ रहे हैं, वो लेवल मिसिंग है अभी। मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा यार उसको कर दी, उसको बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो मतलब पार्ट टाइम बॉलर था एक ज़माने में, अब तो उसको हर मैच में बॉलिंग कराना शुरू हम्म। कर देते हैं। फिर अब अगर बेयरस्टो या बेन स्टोक्स हो ना, तो इसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ये खुल के खेल सकेगा, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा। तो एनीवेज अभी ये इंग्लैंड को भी सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अपना कॉम्बिनेशन क्या रखना है। इंडिया के लिए पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव्स ये हैं कि श्रेयस अय्यर हो गया, विराट कोहली हो गया, और टू लिटिल एक्सटेंट मैं बोलूँगा रोहित शर्मा की अपनी परफॉर्मेंस भी जो है एज अ बैटर वो थोड़ी सी उनको इम्प्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी एज अ कैप्टन तो जगह बनती ही बनती है। बिल्कुल। ओपनर को भी इंडिया को थोड़ा सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा कि किसको खिलाना है, पंत टू ओपन, या फिर वही केएल राहुल या ईशान किशन या विराट कोहली एज अ ओपनर भी। यार मुझे नहीं समझ आती विराट कोहली एज एन ओपनर क्यों नहीं ट्राई करते। दोनों आ जाएं यार, ऊपर ऊपर आए, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसा बाबर और रिजवान आते हैं, ऊपर ऊपर से खेल के जाएं। ये मेरे ख्याल में बीच में आए हैं ना, रोहित और कोहली आए ना फिर से, यार लास्ट आईपीएल में नाइनटीन तो एटीन में। कोहली करता रहा है, लेकिन पता नहीं इंटरनेशनल में इन्होंने, ये मुझे याद नहीं पड़ता, शायद की हो मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अच्छा, ऑप्शन है यहाँ यार। पे एक, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन दोनों का मतलब प्रेशर ही बहुत है यार। वार्नर और फिंच वाला हिसाब है इन दोनों का, बल्कि उससे भी शायद ज्यादा ही है। हम्म तो उस पे ये कि अभी आपको पता है कि वेस्ट इंडीज वाला स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है इंडिया का, हम्म जिसमें धवन कैप्टन है। तो ये भी एक मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मतलब कि यार कैप्टन देखे, रोहित को भी ट्राई कर रहे हैं साथ साथ, ये लोग उसको भी ट्राई कर रहे हैं, पांड्या को भी ट्राई किया है, धवन को भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा अच्छा ही है यार कि अच्छा भी इनके पास है मल्टीपल बुरा कैप्टन भी है, क्या। क्योंकि आप एक टीम में मल्टीपल जब कैप्टन होना शुरू हो जाए ना, तो वो हम्म। थोड़ा ग्रुपिंग वाला सही आंसर बात बन है। जाता है, शायद ना हो रहा हो। मतलब एज एन आउटसाइडर हम्म। पाकिस्तानी टीम में तो इस तरह होता था, जब मल्टीपल कैप्टन्स जो फॉर्मर कैप्टन्स की आप कप्तानी कर रहे हो, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने बीच में धावन की बात की थी, मुझे लगता नहीं है कि ये धावन को T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में डालना चाह रहे हैं, इसी वजह से ये उसको सिर्फ वनडे तक जो है ना लिमिट कर रहे हैं, और उसको कप्तानी भी इस वजह से वनडे की दे रहे हैं कि जी आप वनडे तक, आप वनडे के लिए हैं, T20 में हमारे पास नए लड़के आ गए हैं। तो देखते हैं। हुड्डा के लिए भी है कि हुड्डा थोड़ा सा मतलब थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये तीसरा मैच नहीं खेल सका, और लेकिन होपफुली उसका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। टॉपली साहब मैन ऑफ द मैच, भुवी भाई मैन ऑफ द सीरीज, 2-1 इंडिया जो है ये T20 सीरीज अपनी जीत गया है, और बड़ा अच्छा खेला है, बिल्कुल अच्छा खेला है, इसमें तो अच्छा, कोई इसमें डाउट नहीं। आप अभी अभी आप बात कर रहे थे ना कि फॉरवर्ड कैप्टन, और मतलब इस तरह कैप्टन्स नहीं हमें चेंज करने चाहिए, और इसमें जैसे आपने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में भी होते हैं, तो मुझे याद आ गया 2003 का वर्ल्ड कप। आपको याद है, 9 हाँ कैप्टन यार खेल वो रहे थे पाकिस्तान के उसमें। टीम 9 लेजेंडरी थी, कैप्टन थे उस टाइम पे। लेकिन एका बहुत नहीं था। लेजेंडरी यार। मतलब ना यार, वो टीम नहीं बनी पाकिस्तान की बात है कभी भी। मतलब बड़ा क्या कह एक सकते हैं यार, लेवल ना पे ऐसी खेली बातें थी। याद कराया करो यार, मूड अच्छा होता है। मिस्टर बीस्ट, हु इज मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बी, सर, आपका न्यूजीलैंड का जो यंगस्टर ब्रेसवेल, ओए उसने होए। जिस तरह इनिंग खेली है, मुझे तो अब्दुल रजाक याद आ गए जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ किया था पाकिस्तान में। और ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली यार, मतलब कि एक तरफ से न्यूजीलैंड की विकेट सारी गिरी थी, और वहां पे जी ब्रेसवेल साहब आए,
हालांकि इनका कोई उस तरह एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई ये मतलब मैच विनिंग इनिंग खेले, तो इन्होंने बड़ी एक अच्छे तरीके से खेला है। जिस तरह लास्ट 2 ओवर्स में इनको 41 रन चाहिए थे, तो मतलब बड़े रिलैक्स होके बड़े सुकून में आके ना इन्होंने खेला। हालांकि फर्गसन आउट हो गया था, जो इनके साथ इनको स्टार्ट दे रहा था, इनको जो सपोर्ट करा था, तो आखिरी ओवर में आई थिंक 26 रन चाहिए थे, तो बड़े मजे से इन्होंने पहली 2 बॉलों पे चौके मारे, और उसके बाद 6 फिर 4 और जीत गए। यार बेचारे थोड़ी अब हार्ड लक इसमें होगी इसमें आयरलैंड जो के साथ। मैंने इसकी ना बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी हम्म, कि न्यूजीलैंड इसको क्यों खिला रहा है इस बंदे को। इन्होंने टेस्ट सीरीज में भी एजाज पटेल से ऊपर इसको प्रेफरेंस दी एज एन ऑफ स्पिनर, और उस पर हमने भी हम्म, बड़ा क्रिटिसिज्म किया कि भाई क्यों आप एजाज पटेल को किस तरीके से आप बाहर कर सकते हो। और फिर मुझे हुआ कि इस मैच में भी इवन इस पे हो रही थी क्रिटिसिज्म कि एज एन ऑफ स्पिनर इसने अच्छी बॉलिंग नहीं की इस मैच में भी ना, हम्म, तो इसको रन्स पड़े। तो मैंने इसके जाके रिकॉर्ड देखा तो मुझे तो इसकी बॉलिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी लगी, मुझे तो ये बॉलर लगता ही नहीं है। ये तो बैट्समैन लगता है। और अगर आप इसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखो, इसका आप डोमेस्टिक का कोई भी रिकॉर्ड निकाल के देख लो, ये तो बहुत कम इसकी विकेट्स हैं और ये एज अ पार्ट टाइम बॉलर वाला हिसाब है। लेकिन इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इसने इस तरह की इनिंग्स ना अपने डोमेस्टिक लेवल पे भी खेली हुई है। लास्ट भी इसने रिसेंटली अपने न्यूजीलैंड का कोई 2020 का कोई सीरीज चल रही थी इनकी डोमेस्टिक की, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन पे ये मैच बचा गया था, और अच्छा। अनरियल काइंड ऑफ इनिंग्स खेली थी। शायद 141 69 बॉल्स पे बना दिए थे इसने। ठीक है, ओए तो होए इसको होए होए। बीस्ट मोड बोलते हैं कि ये मिस्टर बीस्ट है और ये बीस्ट मोड में चलता है। और अभी भी सिचुएशन ये थी कि 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे जब ये आया बैटिंग करने। 181 रन्स चाहिए थे 130 बॉल्स पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट T20 सिचुएशन थी, लेकिन आपके 7 आउट हो गए। और वहां से ये लोग मतलब मैच निकाल के गए। ये बंदा, इसको इस सोदी ने सपोर्ट किया जरा ज्यादा, वो अच्छी बैटिंग कर गया, वो रिस्क ले रहा था बंदा। लेकिन अनरियल इनिंग्स। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे लाइव, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया और इंग्लैंड का मैच उस टाइम पे चल रहा था, और मैच हम्म, खत्म हुआ तो लोगों ने आखिरी आखिरी ओवर्स ही जिन्होंने देखे होंगे वो देखे होंगे। पूरी लाइव बैटिंग इसकी बहुत कम लोगों ने देखी। अम, लेकिन आयरलैंड के लिए भी इनकरेजिंग साइन है कि अब देखो, हम हैरी टेक्टर की बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड्स में भी, हमने बात की कि ये बड़ा प्रॉमिसिंग बैट्समैन लग रहा है, और उसने देखो परफॉर्मेंस की और बहुत अच्छा 113 रन बनाए हैं। तो अब होपफुली यही रहना चाहिए कि आयरलैंड के प्लेयर्स आयरलैंड छोड़ के इंग्लैंड ना जाएं, क्योंकि अब इंग्लैंड में जगह नहीं है किसी की। आप मॉर्गन की बात कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ। हाँ, अच्छा, इसमें ना एक और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये टेक्टर बड़ा फिट परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह लास्ट एपिसोड पे बात भी की थी कि पांड्या ने इसको अपना बैट भी दिया और बोला भी आईपीएल में भी आपको चांस देंगे। और उसके साथ साथ जो मजे की चीज थी, जो आयरलैंड और न्यूजीलैंड के मैच की जो हाइप मिली, वो ये थी कि आई थिंक ये जो वीक में ना, इसी वीक में एक इनका रग्बी टीम का भी मैच हुआ था, हम्म। आयरलैंड और न्यूजीलैंड का, हम्म। और वो जीत गई थी आयरलैंड। तो लोग वहां पे मतलब आयरलैंड में लोग ना बड़े वो थे कि सब वो नहीं होते मोटिवेटेड के यार इधर भी हम हरा देंगे इस तरह करके। तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे ख्याल में ना। आयरलैंड जीत सकता था अगर ये किसी स्पिनर को ले आते यंग की जगह, क्योंकि स्पिनर्स इनके बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। और फास्ट बॉलर को पता नहीं क्यों लेके उसने शुरू की बॉल्स भी उतने मजे की नहीं रही। पता है भाई, जब वो लेग पे मार रहा है, स्वीप कर रहा है, तो क्यों उस तरफ आप करा रहे यार हैं? तो वो इस एक मेरे ख्याल में एक पॉइंट था। यार ने अच्छा पॉइंट रेज किया है, लेकिन इसमें ना दो चीजें हैं अब। जो मैंने देखा उसमें ये था कि लास्ट ओवर तक भी आयरलैंड जीत सकता था। वैसे तो जब ये बैटिंग करने आया, बिल्कुल। आयरलैंड के क्राउड वाले सारे बहुत जश्न मना रहे थे कि मैच हम जीत गए, बड़ा शोर हो रहा था। जैसे जैसे बैटिंग बिल्कुल। करता रहा बेचारे खामोश होते गए। वो तो खैर उन बेचारों के साथ बुरी हुई। लेकिन जो आपने बात की ना यंग की, यार लेग साइड की बाउंड्री हम्म, छोटी थी। इन्होंने फाइन लेग को भी और स्क्वायर लेग को भी ऊपर लिया हुआ था। उसकी मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आई। अच्छा। प्लान ये था कि आउटसाइड ऑफ स्टंप जाके उसने फुल बॉल करानी है, यॉर्कर लेंथ करानी है। वो यंग ने वही बॉल्स कराने की कोशिश की हैं, वो आउटसाइड ऑफ स्टंप गया है। सही है। ये बंदा मतलब ऑफ स्टंप पे जाके खड़ा हो गया, और ये जैसा स्पिनर को स्वीप मारते हैं ना, ये स्वीप मारना शुरू हो हाँ, गया। उसी तरह। अब उसने पहला चौका मारा है, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि भाई एक स्क्वायर लेग एटलीस्ट पीछे ले लो, ताकि ये तो मतलब बल्ला रखने वाली बात है, बल्ला रखा चौका हो जाएगा। इन्होंने डिस्कस किया कैप्टन के साथ, बॉलर ने डिस्कस किया, इन्होंने फिर चेंज नहीं किया। उसने अगली शॉट फिर वही मारी, फिर चौका हो गया। तो मतलब ये स्टबर्डनेस भी है, कैप्टनसी का भी मसला था आखिरी ओवर में। और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि ये जो छोटी
छोटी टीम्स, मतलब एक बुरा लफ्ज़ है, लेकिन जो इनएक्सपीरियंस टीम्स हैं लाइक आयरलैंड, लाइक अफ़गानिस्तान, ये इस बड़े जब वो जीत उनको सामने नज़र आ रही होती है ना, तो वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उनको हाँ, आदत नहीं है प्रेशर ले जीतने की। जाते हैं, सही कह रहे तो ये आराम से हैं। हाँ, मैच जीत सही। सकते थे अगर थोड़ा-सा हाँ, श्रूड कप्तान होता और ये जीतने की इनको हैबिट होती, तो यंग भी बचा आ जाता, कोई भी बचा आ जाता यार। थोड़ी बेहतर प्लानिंग चाहिए थी, वो नहीं कर सके ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा इसमें ये कि आपके इसके ये ब्रिस्टल की मेडन ओडीआई 100 थी हाँ, और चौथा उसने मैच था 100 इसका ये। किया। और बिल्कुल। ख़ैर इसमें देखा जाए तो न्यूज़ीलैंड के मेन बैट्समैन भी नहीं थे ना, विलियमसन नहीं था, गैरेल मिचेल जो बड़ा परफ़ॉर्म करके आया इंग्लैंड में, वो भी नहीं था। तो हाँ, नहीं वो वो भी भी थोड़ा चांस दे रहे सेटबैक थे, था इनका, वो भी चांस दे फिक्सिट रहे था। थे, लेकिन स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम भी ऑब्वियसली आयरलैंड से ज़्यादा, हरा क्योंकि देगी इनको। एक्सपीरियंस है तो हरा देगी। लेकिन मुझे अभी तक ब्रेसवेल की एज अ बॉलर की समझ नहीं आई, मुझे नहीं समझ आई कि ये कर क्या रहे हैं, उसको एज एन ऑफ स्पिनर क्यों खिला रहे हैं। एज अ बैट्समैन बताए ना, फिर एज अ बैट्समैन खेल रहा है, तो फिर बात समझ भी आती है। सही बात है यार, मुझे तो दुःख हुआ था यार इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के टेस्ट मैच में ना, कि भई वहाँ से उनका लीड जो है वो विकेट्स ले रहा है, यहाँ पे ये लोग जी ब्रेसवेल को लेके आए। पटेल हम्म। को लाओ भई, अब देखो ना सोडी अब इनका वापस आ गया, हम्म। तो सोडी तो खेल देखते रहा हैं है, अभी। सेंटनर सेंटनर ने खेलना था तो शायद ये खेलता भी ना, सेंटनर को शायद कोई कोविड शोविड का कोई इशू हो गया था सेंटनर के साथ, वो होता तो ये अच्छा, होता ही ना, मतलब टीम में इस मैच में। हाँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है आयरलैंड के लिए कि उनको पहले इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला है और अब न्यूजीलैंड के साथ खेलने का मौका मिला है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि छोटी-मोटी टीमें जो हैं वो ऊपर आ रही हैं और जो राइज़िंग स्टार्स हैं इनमें से नज़र आ रहे हैं। तो ख़ैर अभी चलते हैं एक जो मिरेकल ही मैं बोलूँगा हो गया है कि फर्स्ट टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस, फिर सेकंड टेस्ट मैच में जसूरिया की बॉलिंग। तो आपको अगर आपके क्या तासुरात हैं सेकंड टेस्ट मैच पे? नहीं, आप जिस तरह पहले आप तो आप मुझे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएँ ना कि आप फर्स्ट टेस्ट मैच की सिचुएशन देखने के बाद आप सेकंड मैच पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि क्या यार होगा? मैं सेकंड मैच में ज़्यादा अच्छी बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहा था ऑस्ट्रेलिया से, जो कि उन्होंने पहली इनिंग्स में तो मेरा ख्याल है ठीक खेल गए, लेकिन फिर बिल्कुल ही रह गए। जो आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि रिव्यूज़ ऑस्ट्रेलिया उफ़ को भारी पड़ यार! गए, और मुझे लगता है कुमार धर्मसेना की कोई पैट्रियोटिज़्म शायद जाग गई। बड़ी गंदी अब उन्होंने, सॉरी कप्तानी कह रहा हूँ, अंपायरिंग की है, बहुत ही कोई रिव्यू पता नहीं लेवल की कर गया वो बंदा, हालाँकि इतना बुरा अंपायर नहीं है वो। अम, ये उसका राज ही समरी है टेस्ट मैच की। लेकिन हुँ, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था और आप मेरे से इख्तिलाफ़ कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब स्पिन को बहुत अच्छा खेलना शुरू होगी। तो वो पहली इनिंग्स तक तो उन्होंने पहले ठीक मुझे साबित किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में आपको उन्होंने ठीक हुँ, साबित कर दिया। तो मेरा ख़्याल है हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ चल थोड़े से विंडिकेट हो गए। चलो यार शुक्र है विंडिकेट हो गए। अच्छा, नहीं, ये नहीं अच्छा यार तरीका है, बिल्कुल सही एक कह रहे एक हैं पॉइंट कि ऑफ व्यू फर्स्ट तेरा इनिंग हो में जाएगा, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हो जाएगा तो बात तो ठीक ही है ना, फिर दोनों में से किसी एक का तो चलेगा ही। ये भी अच्छी बात है। नहीं बिल्कुल नहीं, बात सही करें कि फर्स्ट इनिंग में स्मिथ ने बड़ी अच्छी मतलब स्पिन को खेला है और उसके साथ जो लविश ने थे उसने भी बड़ा अच्छा खेला है। और खैर वो लेकिन जब हम यार आप वो देखें ना भाई ये फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका की बैटिंग, मतलब कि यार चंदीमल ने कमाल की बैटिंग की है। मैं बिल्कुल कहता हूँ कमाल कि की बैटिंग की है। भाई बहुत कमाल की, उसने स्टार्क को छक्के मारे। 2 कंसेक्टिव सिक्सेस मारे उसको, स्टार्क हाँ, को, आप डबल अंदाजा 100 लगाएं लाने इस के लिए। बात से। और उसने जो छक्के मारे वो भी स्टेडियम से बाहर गए हैं 2। मतलब कि आप एक तरफ उसका स्ट्राइक रेट देखें, सही है, 200 आई थिंक इसने 386 बॉल्स पे मारे, 85 समथिंग। 326, हाँ। लेकिन उसके बाद जी, जी। और उसके बावजूद उसने ना मतलब सिक्सेस भी मारे और मतलब बड़ा एक अच्छी इनिंग खेली है। साथ मैथ्यूज़ ने बड़ा अच्छा, सॉरी मेंडिस ने बड़ा अच्छा साथ दिया इसका। और करुणारत्ने वो तो ख़ैर आपका फ़ेवरेट है, जिस तरह आपने पिछली एक हाँ। पॉडकास्ट में बात की थी कि बाबर आज़म से कंपैरिज़न है, नो डाउट इस बात पे बड़ी अच्छी गेम खेली है इसने। मतलब कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भई 364 ऑस्ट्रेलिया मारेगी और 7 श्रीलंका 554 करेगी और 7 ऑस्ट्रेलिया को 28 ओवरों में आउट कर देगी। तो इस नहीं, पे आखिरी क्रेडिट इनिंग्स जाता है पे तो आते जयसूर्या हैं, को। आखिरी इनिंग्स तो डिज़ास्टरफुल रही ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन जो इसमें अब देखो, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, चंदीमाल आउट था 2 बार ऑलवेज़ एटलीस्ट, खुला आउट था, ठीक है? हाँ, वो कुमार साहब ने दिया कोई नहीं।
फिर अब ऑस्ट्रेलिया का भी कसूर है कि ऑस्ट्रेलिया ने फजूल के रिव्यू नहीं मतलब लिया। रिव्यूज के थ्रू आउट द मैच, बॉलिंग के टाइम पे भी बैटिंग के टाइम पे भी। प्लम आउट होते थे, स्मिथ ने और डेविड वार्नर ने मतलब रिव्यू ले लिया, और हाँ जब ये चंदीमाल आउट थे तो इनके पास रिव्यू नहीं बचा। तो मैं बोलूंगा कि रिव्यूज ने और अंपायरिंग ने बहुत मतलब क्रूशियल पार्ट प्ले किया है इस मैच में श्रीलंका की विक्ट्री के लिए। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम चंदीमाल, बहुत अच्छी बैटिंग की है चंदीमाल का। तो मैं आपके साथ पता नहीं, हम शायद किसी एक एपिसोड में डिस्कस भी कर रहे थे कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बैट्समैन था जब ये मतलब अंडर 19 के बाद आया, सिस्टम में आया, और बहुत इसकी हाइप थी। श्रीलंका ने इसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं। मतलब ये उन प्लेयरों में से नहीं है जो ये बोले कि यार मुझे चांस नहीं मिले, इसको बहुत ज़्यादा चांसेस मिले हैं, T20 में भी, वनडे में भी, कप्तानी भी मिली इसको, टेस्ट में भी। अब टेस्ट में इसका रिकॉर्ड अच्छा है, 42 की एवरेज है। मैचेस अभी भी कम है, 60 समथिंग, 64 आई थिंक मैचेस हैं इसके। लेकिन T20s में भाई साहब के 19 की एवरेज है, 103 की स्ट्राइक रेट है, और 60 समथिंग मैचेस खेला हुआ है। वनडे भी इसने क्या 100 से ज़्यादा खेले हुए हैं। मतलब 73 का स्ट्राइक रेट है और 30s में इसकी एवरेज है। तो जितना इस बंदे का टैलेंट है, आप इतनी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट टेस्ट मैच कंडीशंस में इतनी अच्छी अगर आप बैटिंग कर रहे हो, तो आपने अपने कैरियर में बहुत अंडर अचीव किया है और ज्यादती किया आपने अपने साथ भी, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ भी, जो आपको कप्तान बना रहे थे और आप पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। खैर, देर आए दुरुस्त यार, आए। दुरुस्त है। उसमें ये भी हो सकता है ना यार जलाल, हो सकता है शायद मतलब प्रेशर हो या कोई लक फैक्टर भी होता है, फेजेस आए होते हैं। यार तो इनके फिर साथ आप बैड लक फेजेस रही में है, मेरा इस पे ख्याल है हमें ना क्योंकि कोई किसी एक रिसर्च करनी पड़ेगी कि श्रीलंका क्रिकेट के साथ हुआ क्या है। देखो, महिला जयवर्धने, दिलशान और संगाकारा इनकी बैकबोन थे, सही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लेयर डेवलप करे बगैर वो चले गए। एंजेलो मैथ्यूज लेजेंडरी प्लेयर था एक टाइम, अगर आपको याद हो, 4-5 साल ऐसे बिल्कुल एंजेलो याद मैथ्यूज है, के बड़ा आए थे अच्छा कि खेलता वो रहा। टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर होता था और वो बंदा आउट ही नहीं होता था, साथ में वो बॉलिंग भी कराता था। मतलब वो एक सही टाइम पे बात ऐसे लग रहा था कि दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, सही है। 50 की उसके करीब उसकी एवरेज थी, और वो वनडे में भी अच्छा खेलता था, T20 में भी अच्छा खेलता था, और इसमें भी, टेस्ट में भी अच्छा खेलता था। अब उसकी हालात देखो कि वो सिर्फ टेस्ट के लिए लिमिटेड हो गया है, फिटनेस इश्यूज आ गए, वो साइडलाइन हो गया। फिर इन्होंने चंदीमाल को साथ डेवलप करना शुरू किया। चंदीमाल भी कप्तान के लिए डेवलप कर रहे थे, नेक्स्ट कप्तान था, लोग कह रहे थे ये नेक्स्ट महिला जयवर्धने की रिप्लेसमेंट होगी। फिर ये एक और इनका थिरिमान्ने, शायद याद होगा, थिरिमान्ने को कहते थे कि ये होगा उसका, संगाकारा की रिप्लेसमेंट होगी। इन 3 लोगों पे बहुत इन्वेस्टमेंट की श्रीलंका ने, लेकिन फॉर सम रीज़न नहीं कर सके ये डिलीवर। सही कह रहे हैं यार, क्योंकि श्रीलंका के, लेकिन यार हाँ ठीक बात है यार, ये कि जिस तरह इन 3 प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया, जैसा संगकारा की जगह इसको इन्वेस्ट किया, तो ठीक है ये सीन। तो अच्छा, इसमें एक और चीज है कि इस पे रिकॉर्ड भी बन गया इस मैच में। मतलब कि जो चंदीमाल है, उसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा स्कोर मारा है, मतलब 206 मारा है, नो डाउट। इससे पहले जो था वो संगकारा का था, वो था 192। तो ये भी एक रिकॉर्ड अचीवमेंट हुई है इस टेस्ट हुँ। मैच में। और और ये भी जो यार कि जयसूर्या है, आपके स्मिथ भाई ने 19 महीनों बाद ये सेंचुरी की है जो की है। ओए होए मतलब होए स्मिथ होए, की भी सेंचुरी टेस्ट में नहीं आ रही थी, ये सारे ये कह रहे थे कि फैब 4 में सिर्फ जो रूट ही सेंचुरियां कर रहा है, बाकी किसी से नहीं हो रही। तो स्मिथ ने 19 महीनों बाद ये अब टेस्ट में सेंचुरी की है, और ये इनकी 28 सेंचुरी थी। अब ये और माइकल क्लार्क लेवल पे हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इस टेस्ट मैच में हुआ है कि वो रोजा टूटा है स्मिथ का सेंचुरियों का। हाँ जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक और भी अच्छी चीज हुई है कि जयसूर्या ने मतलब डेब्यू किया था अपना। अच्छा यार, चले पहले बता दो, जयसूर्या ने डेब्यू किया था, 12 विकेटें ली हैं इसने। और ये भी मतलब आई थिंक 16th प्लेयर बन गए जिसने डेब्यू में मोर देन 10 विकेट्स ली हैं। अब अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था, जो बीच में मुझे याद आई थी, वो ये थी कि यार देखें, जयसूर्या की भी एज 30 ईयर्स है। हम्म। तो अब ये इसको थोड़ा पहले आना चाहिए था यार, या इसकी जगह नहीं बनती थी, क्योंकि जिस प्लेयर की जगह, आई थिंक क्या नाम है उस बंदे का यार, स्पिनर एम्बुल जो डानिया। जो एविल्डानी, जो कि कोविड की वजह से नहीं खेल सका, उसकी वजह आई से ही थिंक आया है। उसका कोई फिटनेस इश्यूज भी चल रहे थे, और इस पूरी सीरीज में कोविड के भी, आप ठीक कह रहे हो, बड़े इश्यूज रहे हैं, और वो स्वैपिंग भी होती रही है हम्म, कोविड की प्लेयर्स की। बिल्कुल। तो बस यही सीन है कि जयसूर्या ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो चंदीमल बन गए।
और आपने प्लेयर ऑफ द ठीक मैच बात की है, जैसे लेकिन जसूरिया अब मिल गया। इधर ना श्रीलंका और पाकिस्तान में होता ये अक्सर कि स्पिनर्स जो है ना वो रगड़ा खा खा के ही बनते हैं। मुझे लगता है 30 कोई बहुत ज़्यादा लेट उम्र नहीं है इसके लिए। आप ठीक कह रहे हो, शायद 2 साल पहले आ सकता था, 28-29 साल की उम्र में आ सकता था। लेकिन 30 भी बुरी नहीं है स्पिनर के लिए, क्योंकि स्पिनर की उतना वर्कलोड नहीं होता उस तरीके से कि फास्ट बॉलर की तरह बड़ा रन अप लेके आना है। तो स्पिनर ज़्यादा अरसा निकाल सकते हैं, 6-7 साल ये भी निकाल सकता है अगर फिटनेस रहे। रंगना हेरात ने बड़ा अच्छा इनका निकाला टाइम मुरली के बाद। तो अब इनको देखना पड़ेगा, शायद जयसूर्या भी प्रॉमिसिंग तो लगा है, लेकिन यार बहुत स्पिन हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा स्पिन हो रही थी। पता तब लगेगा जब थोड़े से फ्लैटर ट्रैक पे आके बॉलिंग करेंगे, फिर असल पता लगेगा इनका। करुणा रत्ने मेरा बड़े फेवरेट खिलाड़ी हैं और बहुत अंडररेटेड हैं। इन पे अगर उतनी इन्वेस्टमेंट होती जितनी चंदीमाल वगैरह पे हुई है तो शायद ये बहुत, यार ये अभी भी इसका अगर आप फिलहाल मुझे रिकॉर्ड तो देखो आप परेशान हो जाओगे। ये मतलब संगाकारा लेवल की ये ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है, जो इनिशियली संगाकारा का इस लेवल इस टाइम पे था ना रिकॉर्ड, तो ये उसको टेस्ट में थोड़ा थोड़ा मैच करता है, लेकिन ऑब्वियसली संगाकारा है संगाकारा। संगकारा संगकारा यार, वो संगकारा ने एक बहुत अच्छी क्लास सेट कर दी हुई है। बहुत ही क्लासिक प्लेयर था यार वो, मतलब लेजेंड था। संगाकारा का तो भाई मैच इस नहीं है, उसका डिफेंस और उसका जो स्टाइल और मतलब अगर आप ना, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है संगाकारा की, अगर शुरू के कैरियर देखो ना पहले 60-70 मैचेस, तो बड़ा हॉरिबल रिकॉर्ड था कंसिडरिंग जो संगाकारा का एंड में रिकॉर्ड बना है। तो बिल्कुल। श्रीलंका और वो की ये, आता भी बीच में था। हाँ श्रीलंका की हमेशा से बात अच्छी रही है कि ये ना चांस देते थे प्लेयर को, लंबा खिलाते थे। पाकिस्तान में जैसा होता है ना कि कोई एक प्लेयर की 2-4 सीरीज अच्छी नहीं की तो हम, जैसे आप कहते हो फ़खर जमान को बाहर कर दें। तो देखे ना, फखर जमान खेल तो रहा है अभी तक, आप हम ये नहीं, बोल रहे लेकिन वो हम हैं। लोग बोलना शुरू हो जाते हैं ना कि फ़खर को बाहर कर दो या किसी और प्लेयर की, तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। लेकिन श्रीलंका वाले थोड़ा लंबा चांस देते हैं। एक और चीज को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल में वो भी हमारा पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा मोस्ट प्रोबेबली उस पे, ये कि अभी पाकिस्तान का भाई 16 से स्टार्ट होने वाला है टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका मतलब कि उनकी भी हमें ये चीज तो पता चल गई है, उनकी जो जो उनकी जो कोर है वो तो स्पिनर्स ही है। और तो उनकी जो पिचेस होंगी, जो वो पिचेस अभी जो डिजाइन करेंगे या जो भी पिच जो बनाएंगे, वो ज्यादा फेवरेबल स्पिनर के लिए होगी या फास्ट बॉलर के लिए होगी? यार स्पिनर के मतलब लिए ही लग रही है, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि तो फिर यहाँ पे पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान के स्पिनर्स में वो जान है या नहीं। यार मुझे लगता है कि पाकिस्तान के स्पिनरों में तो जान शायद होगी, मुझे पाकिस्तानी बैट्समैन पर डाउट है थोड़ा। मतलब वो ऑफ लेट स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेले। ये इवन नेथन लाइन के साथ भी वो स्ट्रगल किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके भी स्ट्रगल किए हैं, और इधर भी पाकिस्तान के अंदर भी स्ट्रगल किए हैं, तो मुझे उन पे थोड़ा सा डाउट है। ख़ास तौर पे लेफ्ट आर्मर ऑर्थोडॉक्स बॉलर की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, रंगना हेरात नचा के रखता था पाकिस्तानी बैट्समैनों को। तो अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है। मुझे बॉलिंग का कोई इतना अभी फ़िलहाल इतनी टेंशन नहीं हो रही, इवन दो कि श्रीलंका वाले यासिर बैट्समैन अच्छी शाह जो बैटिंग आ कर रहे गए। हैं। हाँ नहीं, मुझे भी बॉलिंग की इतनी स्पिनर्स की टेंशन नहीं है, क्योंकि यासिर शाह ने कमबैक मार दिया और एक्सेप्शनल बॉलर है। देखते हैं कि वो अपनी रैंकिंग को वो रिटेन कर सकता है या नहीं। तो हाँ, चलें फिर, आप जो T20 की रैंकिंग पे जा रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। नहीं मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी बॉयज़ हमारे छा नहीं गए कि तो भाई रैंकिंग्स में इतने अरसे बाद। वैसे तो कभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई इस तरह का नहीं हुआ कि इतने प्लेयर्स जो हैं टॉप रैंकिंग में आ रहे हों और आईसीसी के प्लेयर्स अवार्ड मिल रहे हों पाकिस्तान को, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो बाबर भाई रिकॉर्ड पहले ही बना चुके हैं कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज एज नंबर 1 T20 बैट्समैन। प्रीवियस बेस्ट वाज विराट कोहली। तो अब बाबर आजम 1 पर हैं, रिजवान 2 पर हैं, और हमारी टीम को अक्सर कहा जाता है कि जी ये दोनों प्लेयर स्लो खेलते हैं। तो रैंकिंग तो थोड़ा सा डिफरेंट और स्टोरी दोनों बता रही है T20 में। कि दुनिया के सबसे इफेक्टिव बैट्समैन यही दोनों हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक ठीक बात है कि हमें बड़ी खुशी हुई है कि भाई पाकिस्तान के बाबर भाई और रिजवान भाई आ गए टॉप पे। और ये तो मेरे ख्याल में अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बैटिंग में तो कभी इतना हमने नहीं देखे पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान के बैट्समैन। बॉलर्स में हमने देखा है, हम्म, वसीम आए, वकार आए, सकलैन आसिफ आए, वगैरह। लेकिन बैटिंग में आसिफ वगैरह आमिर, लेकिन बैटिंग में बड़ी खुशी हुई कि भाई बाबर रिजवान आ गए। अब यहाँ पे एक बात जो मैं सोच रहा हूँ, बल्कि आप भी मुझे इस बारे में बताएंगे। देखें भाई,
पाकिस्तान की अभी तो ये है टॉप पे, सही है। तो T20 जितने पाकिस्तान खेलता है साल में T20, और जितना इंग्लैंड खेलता है, इंडिया खेलता है, ऑस्ट्रेलिया खेलता है, तो वो बड़े कम नहीं है रेशो पाकिस्तान का। मतलब कि पाकिस्तान की रैंकिंग उससे जो है वो इफेक्ट हो जाएगी ना, क्या कहते हैं आप? यार T20 से मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत खेलता है, मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं, अभी एक वनडेज रिसेंट और आ रहा है, 7 मैचेस का आ रहा है। उससे पहले जब लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान ने कम खेले। हाँ नहीं, वो लास्ट फ्यू इयर्स में ये हुआ होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड देखो ना तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम ने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस खेले हुए दुनिया में, ठीक है। तो और ये हमारे बोर्ड को थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन चेंज करनी पड़ेगी कि आपने किस फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफर करना है। अब ऑब्वियसली आपका वर्ल्ड कप करीब है T20 का, मतलब 2 सालों में 2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं टेक्निकली, तो इस वजह से शायद हर टीम ने फोकस ज़्यादा किया T20 पे लास्ट 2 इयर्स में। तो अब शायद अगर जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप ओडीआईस का आएगा तो फिर देखेंगे, हो सकता है तब आपकी बात ठीक हो जाए कि T20 में और ज़्यादा पाकिस्तान गैप ले आए और उसके ओडीआई ज़्यादा खेलना शुरू कर दे, फिर शायद रैंकिंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। लेकिन जिस लेवल पे ये दोनों खेल रहे हैं और जिस कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता इतने आराम से कोई इनको ले सकता है। डेविड मलान ही एक मुझे वो बंदा नज़र आ रहा है जो लेकिन वो इन भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, एक ही मैच में चले थर्ड यार, में। लेकिन वो कंसिस्टेंट बड़ा है उसकी, अगर आप एवरेज वगैरह देखो ना, और क्लोज टू 50 उसकी एवरेज है, हम्म, तो स्ट्राइक रेट भी उसका ठीक है। और वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, तो उसको ज़्यादा बॉल्स भी मिलती हैं खेलने के लिए, तो उसके पास चांस है ज़्यादा रन्स कंपाइल करने का। लेकिन जो मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी ना इसमें, वो था कि मुझे लग रहा था काफ़ी अरसे से एरन फिंच के खिलाफ बात भी हो रही है कि एरन फिंच को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कप्तानी होनी चाहिए। अब देख लो नंबर 5 पे बैठा हुआ है भाई, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसको? भाई यही बात है, भाई यही बात है। एरन फिंच को, मैं तो खैर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड पे भी बात की थी इसमें, तो उस पे तो मेरा यही आर्गुमेंट था कि भाई इसको इसको रखना बनता है, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक ना इसको टीम में रखना चाहिए। मतलब वार्नर फिंच का जो कॉम्बो है ना, ये एक अगली टीम पे वैसे ही प्रेशर ले आते हैं काफी हुँ, ज्यादा। अच्छा, अगर हम देखें तो कॉनवे जो है न्यूजीलैंड का, हुँ, उसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसकी वो है 6th नंबर पे अभी। तो वो भी लेट्स, मुझे लगता है कि जिस तरह 5th पे, जैसा अभी एरन फिंच 716 पॉइंट्स के साथ, और इसके 703 है। तो अगर न्यूजीलैंड के आगे टेस्ट मैच अभी जो T20 आएंगे उस पर अगर परफॉर्म करता है तो हो सकता है कॉनवे फिंच को ऊपर, फिंच को बीट कर दे हुँ, हुँ। और रैंकिंग कॉनवे में। ने आते ही बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस, हर फॉर्मेट में बड़ी अच्छी बहुत परफ़ॉर्मेंस दी है। अच्छे। लेकिन अगर हम नज़र बिल्कुल। डालें कि T20 की बॉलिंग में टॉप 5 रैंकिंग्स क्या चल रही हैं, तो इसमें भी मेरे लिए थोड़ी-सी सरप्राइज़िंग चीज़ें थी, क्योंकि मैं अक्सर मुझे इस पे जॉश हेज़लवुड की कैपेबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? बहुत क्लास का बॉलर हम्म, है, एक्सेप्शनल बॉलर है। लेकिन मुझे फॉर बिल्कुल। सम रीज़न मैं जॉश हेज़लवुड को जब सोचता हूँ ना, तो मैं T20s में थोड़ा-सा उतना मैं हल्का ले रहा था कि जितना मैं टेस्ट में उसको हम्म, लीथल समझता हूँ, या इवन ओडीआईज़ में, क्योंकि लाइन और लेंथ आप एसोसिएट करते हो जॉश हेज़लवुड से। पेस भी है, लेकिन लाइन और लेंथ आप ज़्यादा करते हो। तब इसमें जब ये इतना बड़ा गैप है आदिल रशीद और उसके जॉश हेज़लवुड के पॉइंट में, तो क्या आप समझते हो हम्म। कि इसकी रैंकिंग देख के कि लाइन और लेंथ की अभी भी जगह है T20 क्रिकेट में? वो लाइन और लेंथ वाले बॉलर्स अगर अच्छी पेस पे थोड़ी-सी बॉल मूव करें, मोहम्मद आसिफ टाइप के जो होते थे या ग्लेन मैकग्रा टाइप के, उनकी जगह हाँ, अभी भी हाँ। है। यार मेरे ख्याल में तो जगह है अभी भी। जिस तरह मतलब यही आपके सामने एग्जांपल है, जॉश हुँ, हेजलवुड है। और अगर हम टॉप नीचे अगर बाय बॉलर्स में है तो और भी एक और है असर, नहीं खैर वो तो स्पिनर्स में आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जगह है ये, अगर शॉर्ट पिच पे जिस तरह मैगरा की लाइन होती थी आसिफ की। और अभी हमने इवन इंग्लैंड और इंडिया में भी देखा कि भवेश कुमार ने अपना आई थिंक हाँ। सेकंड T20 में उसने मीडियम बॉल कराई है। उसने मतलब पेस को इतना फोकस नहीं किया। और दूसरी जगह अगर हम उमरान को देखें तो वो भाई 145 मार है, लेकिन कोई उसका फायदा नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग में यार यही मैटर करता है जलाल, जो भाई अगले के बाद वेरिएशन हो, ठीक है। हाइट का भी एडवांटेज होता है नो डाउट फास्ट बॉलर को, हुँ। लेकिन जो लाइन और लेंथ है बड़ी मैटर करती है कि आप भाई अगले की जो वीकनेसेस है उसको आप अंडरस्टैंड करो और उसके साथ हाँ, साइकोलॉजिकल नहीं आप ये वर्क करो। टेक्नीक को टेस्ट करता है तो बंदा, और प्लस इसके पास एडेड एडवांटेज ये है कि इसकी पेस भी अच्छी है। पेस पेस विद लाइन और बिल्कुल। लेंथ जो 140s में बॉलिंग कराता है। तो और देखो टॉप 5 में ये वाहिद फास्ट बॉलर है, सारे स्पिनर्स हैं बाकी।
तो आदिल, अच्छा, मजे की बात, टॉप 10 में मैं साथ साथ देख रहा था कि टॉप 10 में वाहिद यही है। हाँ यही है, यही है। और स्पिनर्स भी देखो कि बाकी सारे लेग स्पिनर्स हैं, सही है। मतलब तबरेज बिल्कुल शमसी चाइना बिल्कुल मैन है, वो भी बिल्कुल। लेग स्पिनर ही है, लेफ्ट आर्म। आदिल रशीद लेग स्पिनर है, बिल्कुल। राशिद खान लेग स्पिनर है, एडम जैम्पा लेग स्पिनर है। तो ये भी एक चीज़ है जो क्लियरली शो कर रही है कि T20 को डोमिनेट कर रहे हैं लेग स्पिनर्स, बहुत हाई इन लेग डिमांड। स्पिनर्स, वाकई ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। बड़ा अच्छा एनालाइज किया ये कि वाकई जो स्पिनर्स हैं, खासतौर पर लेग स्पिनर्स, स्लो लेफ्ट आर्म, हम्म। काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे इवन हैं। हम अब यहाँ पे देखिए। अपना शादू की बात जी भी बोलिए। करें तो शादू की भी वर्ल्ड कप में देखो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। एडम जैम्पा वर्ल्ड कप में कितना अच्छा था। ये सारे वही बॉलर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। और लेग स्पिनर्स ही क्योंकि उनकी पास वैरायटी की ऑप्शन ज़्यादा है ना, लेग स्पिन भी है, फ्लिपर भी है, गुगली भी है। हम्म, तो वो बैट्समैन जब शॉट मार रहा होता है तो फुली इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि बॉल किधर जा रही है। खासतौर पर राशिद खान टाइप का बॉलर की तो समझ ही नहीं आती कि करा क्या रहा है। तो ये भी एक है। बिल्कुल नहीं, राशिद खान बहुत अच्छा टैलेंट है यार अफगानिस्तान का, और बल्कि बड़ी खुशी हुई है कि अफगानिस्तान का प्लेयर भी आया है रैंकिंग में। लेकिन एक तरफ थोड़ा डाउन साइड भी आई है, वही वाली बात कि यार ये हो सकता है इतने ज्यादा आगे T20s ना खेल सके अफगानिस्तान, और जो बाकी जो टॉप कंट्रीज हैं, जिस तरह बाकी कंट्रीज है, वो लोग इसको ओवरकम ना कर लें। लेकिन ये तो बंदा ये एक है इंडिविजुअली गैप। जितना लीग्स खेल रहा है ना, इसका तो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है यार। ये हमसे छोटा 23-24 साल का हाँ अभी इसकी उम्र है, पता नहीं सही उम्र है कि नहीं है, वो एक अलग बात है। यार, लेकिन हमसे छोटा तो ना कहते यार जलाल, ऐसी बात कर नहीं, देते। हमसे तो छोटा ही है, लेकिन अब देखो उसकी तो बहुत एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये तो T20 का मुरलीधरन बनेगा। ये जितने नंबर ऑफ विकेट्स पे ये जा रहा है ना, जो इसका स्ट्राइक रेट और एवरेज है, और जितनी लीग से खेलता हाँ है, हाँ। तो अफगानिस्तान खेले ना खेले, राशिद खान जरूर खेलेगा। बाकी यार आई वी उसका होप बताओ कि कि वो खेलता आपका रहे। क्या ख्याल है ओडीआईज में हमारे को दो एक बॉयजेज हैं। यार, ये आप बैटिंग की बात कर रहे हैं या? बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दो एक बॉयजेज हैं जिनके बारे में हमने देखें, इस दफा कैटेगरी ए और कैटेगरी बी की भी कोई हमने लास्ट अपने एपिसोड में डिस्कस की थी कि इमाम को क्यों नहीं डाला है। तो अब आप इमाम की परफॉर्मेंस देखें ना जरा, कि इमाम भाई आपके आगे हैं नंबर 2 पे। सेकंड नंबर पे आया है, हैं। नंबर 2 पे। और बिल्कुल जी, सही बात है। हम लोगों ने इस पे अपनी पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि इनको कैटेगरी बी में क्यों डाला है। हालांकि इनका रिकॉर्ड भी बन गया 7 कंसेक्टिव 50s का। तो बड़ी खुशी हुई यार, T20 में भी हम पाकिस्तानी बैट्समैन को देख रहे हैं, ODI में भी हम पाकिस्तानी बैट्समैन को देख रहे हैं। और बल्कि आप एशिया की देख लें, नीचे विराट कोहली 3rd नंबर पे आया हुआ है, रोहित शर्मा देसी 4th नंबर बॉयज पे। डोमिनेट कर रहे हैं। देसी बॉयज डोमिनेट कर रहे हैं बड़े अरसे बाद। मतलब यार इस तरह देखने को मिल रहा है कि भाई कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं नजर आ रहा हमें, कोई न्यूजीलैंड का नजर नहीं आ रहा। हम्म। तो ये इंडियन बड़ा एक बैट्समैन तो अच्छा हमने साइन है हमेशा कि ही देखा है कि ये टॉप रैंकिंग्स में होते हैं बैटिंग में, क्योंकि इनके पास हमेशा से अच्छे बैट्समैन रहे। हमारे लिए एक नई चीज़ है हम्म, कि हमारे बैट्समैन फाइनली अब रैंकिंग्स में आना शुरू हो गए हैं और अक्रॉस फॉर्मेट्स आना शुरू हो गए हैं, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग। इमाम को बिल्कुल। अक्सर लोग अब अंडररेट आप करते यहाँ। हैं, और इमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि जी सिफारशी है और इसका इंजमाम उल हक से रिलेशन है, और इंजमाम ने सिलेक्शन में इसको डाला। बहुत प्रेशर होता था इमाम के ऊपर, और वो सारे क्रिटिक्स को अब ये रैंकिंग्स देखनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ, बल्कि इधर तो लोग मुझे याद है, मेरा एक दोस्त मैच देखने गया था तो इमामुल्लाह खेल रहा था वहां पे। तो क्राउड ने पूरे ना पर्ची पर्ची कहना शुरू कर दिया बस था देख इसको। लो हालांकि यार ये। बड़ी खराब बात है, लेकिन इसने परफॉर्म किया है भाई, इसने बताई है, अपनी क्लास दिखाई है। और ये और अच्छा, मेंटल यहाँ पे स्ट्रेंथ आप भी ये शो देखें करती है कि यार बंदे की। मेंटल स्ट्रेंथ है भाई। इतना आपके ऊपर बिल्कुल, क्रिटिसिज्म मतलब हो रहा ना, एग्रेसिव हमें एक खेलता कोई है। नेगेटिव कमेंट कोई दे देना तो हम हमारे वो दिमाग में थोड़ा सा चलता रहता है कि यार ये अच्छा रिव्यू नहीं दिया। और वो बंदा पूरा क्राउड जिस तरह आप बता रहे हो पर्ची पर्ची कह रहा है, और उसके बावजूद वो बंदा ऐसी जी परफॉर्मेंस दे रहा है। बड़ी बात जी है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि अब आप देखें ना, क्लास देखें बंदे की। एक तो बाबर आजम 892 पे बैठा है ना उसके पॉइंट्स, और साथ विराट कोहली सिंस 2019 कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है इतना, ऐसे ही है। हम्म। और फिर भी देखें 811 पॉइंट्स के साथ टॉप 3 में। अब यार इसको कैसे निकाला जाए टीम से? यार बस इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए यही कह सकते इसके हैं लिए ये और ये कह सकते हैं। हैं।
इसके लिए हम आ, सायरन बजा सकते हैं कि विराट कोहली लेजेंड है भाई, वो इतनी लेवल पे परफॉर्मेंस कर गया है कि आप जैसा सही कह रहे हो कि बिल्कुल ना परफॉर्मेंस करने के बावजूद मतलब वो बैठा हुआ है अभी तक। रोहित शर्मा एज यूजुअल ब्रिलियंट बैट्समैन, मतलब लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर चुके हैं जब से ओपनिंग स्टार्ट किया है। क्विंटन डिकॉक वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी अरसे से मुझे कोई इनकी परफॉर्मेंस उस तरह लगी नहीं, लेकिन ओडीआईज भी कम हुए हैं इस, जैसे मुझे ज़रा टी20s मेरे जेन में घूम रहे थे, लेकिन मुझे जब देखा कि ओडीआईज में वाकई बॉय ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस चल रही है, क्योंकि ओडीआईज अब होती ही कम है यार, याद ही नहीं रहता। भाई अभी बहुत ज्यादा ओडीआईज होंगे, अभी देखना अगले फ्यूचर में ना 2-3 इयर्स में ओडीआईज भी बहुत होंगे, टी20s भी बहुत होंगे, टेस्ट भी बहुत होंगे। हाँ, लेकिन वो भी और उस पे भी इन एक बात तीनों करेंगे, की रवि अलग अलग शास्त्री चीजें साहब तो होंगी। कहते हैं कि ये बायलैटरल सीरीजेस वगैरह हो ही ख़त्म ही हो जाएंगी और इनका कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स कराने चाहिए, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह हो गया, और बाकी फिर आप लीग्स मॉडल पे चले जाओगे, जिस तरह सॉकर या फुटबॉल चलता है कि जी थ्रू आउट द ईयर आपकी लीग्स चलती हैं और सिर्फ वर्ल्ड कप होता है या कोई यूरो कप हो गया या कोई लैटिन अमेरिका का कोई कप हो गया, फलाना हो गया। लेकिन उस पे ये देखा, वो तो खैर आईपीएल को प्रमोट करने के लिए ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे होंगे, लेकिन अभी इस पे ये देखने वाला है कि आईसीसी इतना स्ट्रांग है कि वो मतलब अपनी इस तरह रखे, क्या कहते हैं, डोमिनेंस ये स्ट्रांग तो नहीं क्रिकेट है एरा में। मतलब यार जितना पैसा अब आईपीएल में आ गया है उसके मुकाबले में तो आपको यू हैव टू बेंड योर नीज, मतलब उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पे ये डिटेल टॉपिक है, इस पे रिसर्च करके ना हम सही इस पे एक पूरा सीरीज करेंगे, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट की फ्यूचर एस्पेक्ट से। लेकिन कमिंग बैक टू बिल्कुल। टी20 बॉलिंग। अच्छा, एक अगर हम टी20 से पहले एक मैं अभी मेरी नजर से गुजरी थी चीज कि जो शाय होप के बारे में हम लोगों ने अपनी लास्ट एपिसोड पे भी बात की थी ना, कि वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ओडीआई हम्म। मतलब वो हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी उसने गेम खेली। वो वो बंदा 10th नंबर पे इस टाइम रैंकिंग में, और मुझे नहीं समझ आई कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रही है, उसको क्यों नहीं खिला रही। हालांकि उसकी जगह बनती है टीम में यार, वो बहुत क्लास का प्लेयर है, अगर उसको सही तरह से पॉलिश करें तो सरवान चंद्र पॉल टाइप प्लेयर है ये। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। टी20 बॉलिंग में तो मैं ऐसे तबरेज शमसी को पॉइंट आउट करना चाहता था क्योंकि उसकी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है। वो भी एक अंडररेटेड बॉलर है जो कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर ओडीआई बॉलिंग पे आए तो ट्रेंट बोल्ट भाई, खतरनाक बॉलिंग भाई की ये उन्होंने मेरा टेस्ट मैचेस में भी, ये और खतरनाक वसीम अकरम टाइप स्विंग। इनके आइडियल है वसीम अकरम, हम्म। इन्होंने बोला इंटरव्यू में। हम्म। और यार ये बंदा मेरा फेवरेट है, मतलब शेन बॉन्ड के बाद ना ये वाहिद बॉलर है जो मुझे अच्छा लगा है न्यूजीलैंड का, मतलब कि लेवल का, कि यार जिसकी बॉल देखने का मजा आता है। हर मज़ा आता है। क्या ओडीआई हो गया, क्या टेस्ट हो गया, परफॉर्म कर रहा है, अभी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा और है। प्लानिंग और से साथ बॉल साथ करता है उस। बिल्कुल यार, मतलब एक न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स एक तरफ होते हैं। अब हमने देखा भी है अभी थर्ड, ये जो अभी जो टेस्ट मैच हुआ है, न्यूजीलैंड के सारे बॉलर्स एक तरफ हैं, बोल्ट का प्रेशर अपनी जगह है, मतलब कि ना अगला बंदा को वो टिकने नहीं देता क्रीज पे। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, मैट हेनरी यहाँ पर हैं। अब देखो बात वही वाली आ जाती है कि ओडीआई क्रिकेट शायद हो ही इतने गैप से रही होती है कि समझ ही नहीं आती। अब मैट हेनरी को मुझे नहीं याद उनकी कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेस, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कहा यार वाकई इस बंदे ने तो बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। तो ये कुछ हद तक बिल्कुल। पॉइंट ना रवि शास्त्री का कोई वैलिड पॉइंट्स भी हैं इसमें बीच में, कि आपको बायलैटरल सीरीजेस याद ही नहीं है कि आपने 6 महीने पहले कौन सी सीरीज खेली थी, साल पहले कौन सी सीरीज खेली थी, क्योंकि अब हो इतनी ज़्यादा रही है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है। तो पहले मतलब जब हमारा बचपन था तो हमें साल-साल पहले 2-2 साल पहले के मैचेस भी याद होते थे और हर टीम के याद होते थे। अब तो ट्रैक रखना मुश्किल होता है कि हफ्ते में क्या हो रहा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि हम करेंगे डिस्कस। शाहीन भाई भाईजान अफरीदी भाई। रिसेंटली आप बता रहे थे कोई पुलिस शाहीन, वुलिस का भी कोई लिंक कोई बता रहे थे। जी बिल्कुल। शाहीन अफरीदी बल्कि एम्बेसडर बन गए केपीके पुलिस के, तो बड़ा अये! पॉजिटिव साइन है कि हाँ, तो हो सकता है कि केपीके पुलिस की थोड़ी और रेपुटेशन अच्छी हो जाए। अच्छी तो होगी है वैसे काफी, लेकिन शाहीन अफरीदी की वजह से और थोड़ा बेहतर हो जाए, एक साइन बन शाहीन जाए अफरीदी तो वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी सिंबल। हमको। रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आना पड़ेगा दुनिया में। हैं? ये प्रेशर आ गया सही उनके बात ऊपर। है।
अच्छा क्रिस वोक्स देखो ये कितने अरसे प्रेशर से ये बंदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी तक है क्योंकि परफॉर्मेंस वाह, उसने अच्छी दी हुई थी। वही विराट कोहली वाली बात है। बिल्कुल। ये खेला है अभी लास्ट मैच नहीं जो नहीं नहीं आपका नहीं नहीं, नीदरलैंड वाला ये हुआ है? इंजर्ड रहा है बड़े अरसे से। ये मुझे तो जो इसकी लास्ट मेमोरीज है ना, सच्ची बताऊं, वो मुझे वर्ल्ड कप वाली याद है। आह, उसके बाद मुझे याद ही नहीं है कि ये अच्छा, बंदा मैच खेला है नहीं खेला, क्या स्टोरी है। वाइट वॉश हुई है। जसप्रीत भाई को तो हम एक्सपेक्ट करते हैं हर फॉर्मेट में। भाई ये तो सरप्राइजिंग था ये कि अभी लेवल ये है। T20s में इनकी डाउन हो गई रैंकिंग, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं। हाँ वैसे तो हर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट ही हैं। एक्सेप्शनल बॉलर है बंदा ये। हम्म, होना चाहिए इनको T20 में भी ऊपर ही होना चाहिए, जॉस हेजलवुड के आसपास ही होना चाहिए इनको भी। बिल्कुल। और भवेश कुमार की भी इम्प्रूव होगी होगी रैंकिंग, अब क्या कहते हैं? हाँ यार, वो अगर स्विंग हो रही हो तो भुवी भाई लेजेंडरी बॉलर हैं। पावर प्लेस के वो बंदा लेजेंडरी बॉलर है, अंडररेटेड। सर मुझे तो अभी तो नेक्स्ट, यार पता नहीं मेरी नज़र से खबर गुजरी है कि आईसीसी ने बोला है कि वर्ल्ड 11 वर्सेस इंडिया 11 होना चाहिए। ये कोई T20 का, इंडिया आई थिंक ये इंडिया की T20 तरफ है। से ये खबर आ रही थी। आई डोंट थिंक कि आईसीसी की तरफ से आ रही थी। ये कोई इंडिया की तरफ से हाँ, खबर आ रही थी। इसको चेक करेंगे कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, चेक करेंगे इसको। लेकिन भाई है ना? टेस्ट मैच पे आओ जरा, टेस्ट की बैटिंग, आय हाय 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 भाई हाय इस पे तो हाय। कोई डाउट ही नहीं है ना। जॉय रूट को तो भाई किंग बहुत ऑफ लेवल टेस्ट। है इसके, क्या किंग ऑफ टेस्ट। और बल्कि इसको बल्कि मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन भी बोला गया है। टॉप 20 में आया है हिस्ट्री के ये बंदा। तो बड़े यार, तो इसका तो बनता है यार टॉप पे आना, मतलब इस पे तो बिल्कुल कोई बनता है ऑब्जेक्शन यार। किसी को भी नहीं होगा ना। ये तो बिल्कुल लेवल का है। सेकंड नंबर पे जो प्लेयर है इनके बारे में आप क्या कहते हैं? यार रिसेंट सेकंड परफॉर्मेंसेस पे भी मैं पहले देख आता हूँ, जो आपने मोस्ट कंसिस्टेंट की बात की ना, जो रूट की मैं पहले भी हाँ, हम डिस्कस करते थे किसी एक एपिसोड में कि इन पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था 2 साल पहले कि ये 50s तो हम्म, बहुत ज़्यादा करते हैं, 100 नहीं करते। ठीक है, 100 से पहले आउट हो जाते हैं। तो अब भी इसने लास्ट 2 सालों में इतनी कोई 100 मार दी हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मोहम्मद यूसुफ का मोस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर ब्रेक करने लगे थे। और अभी भी देख लें इंडिया के साथ क्या किया है, न्यूजीलैंड के साथ क्या किया है। तो जिस लेवल पे ये खेल रहा है बंदा, ये तो किसी और ही मतलब नेक्स्ट लेवल गेम लग रही है। अब स्टीव स्मिथ की और ये 60 की एवरेज है टेस्ट मैच में, जो रूट की 60 की नहीं है। हम्म, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल है इन दोनों की शायद ना 28 सेंचुरीज ही हैं टेस्ट में इस टाइम के ऊपर। तो स्टीव स्मिथ, मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ क्योंकि एक बुरा पैच है, स्लाइटली बुरा पैच है स्टीव स्मिथ के कैलिबर के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है स्टीव स्मिथ को वैसे हम्म, नंबर 2 पे होना चाहिए असूली तौर पे। लेकिन लबुशेन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एशेज़ के बाद इनको चांस मिला था, एशेज़ में चांस मिला था। स्टीव स्मिथ शायद इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। टेक्निकली बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। स्टीव स्मिथ के साथ दोस्ती भी बहुत ज़्यादा है इनकी, और ऑब्वियसली दोनों और एक अभी टाइप। श्रीलंका में इन्हीं दोनों ने बड़ा एक अच्छी पार्टनरशिप जमाई है। हाँ 100 मारी, दोनों ने 100 मारी, तो वर्सेटाइल प्लेयर है। पाकिस्तान के खिलाफ लबुशेन की ज़रा सीरीज़ अच्छी नहीं गई, लेकिन उसके अलावा सारी सीरीज़ में इसने परफॉर्मेंस दी और 100 मारी। बिल्कुल। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे आ गए हैं ऋषभ पंत। यार आपने फिफ्थ पे चले ये गए और आपने फोर्थ को इग्नोर मार दिया यार। बड़ा मुझे दिल पे चोट लगी यार। उसको हैं? मैंने इसीलिए बोला था कि मैं आपके जो इजहार, जो आप जिस अरे तरह यार, बोल रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप बोले हमारा बॉबी बाबर भाई, आजम के आपने बारे बॉबी में। भाई फोर्थ पे हमारा आया है। एक ही प्लेयर है जो अक्रॉस द फॉर्मेट माशाल्लाह है, माशाल्लाह, हर माशाल्लाह, फॉर्मेट में नजर टॉप ना 5 लगे में है। बंदा। बिल्कुल, बिल्कुल। और यार मैं तो इसकी उस इनिंग का फैन हो गया जो इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली थी। फर्स्ट टेस्ट मैच था ना, उस हम्म। पे ये कंसिस्टेंट खेलता रहा है भाई, टुक टुक टुक। और बड़े एक अच्छी इनिंग खेली थी, ऑल्दो बड़ा अनलकी रहा। आई थिंक इसने 196 199 पे आउट हुआ था ये। 190 समथिंग ही था, आई डोंट थिंक 199 नहीं था, हाँ, 196 के राउंड ही था शायद। लेकिन बड़ी अच्छी इनिंग यार थी इसकी वो वाली। बिल्कुल यार, वर्सेटाइल प्लेयर है, नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, तेज़ खेलने वाला प्लेयर है। लेकिन उस स्पेसिफिक इनिंग्स की जिसकी आप बात करें, उसमें अपना उसने कैरेक्टर चेंज किया, स्लो खेला क्योंकि डिमांड थी हम्म, उस टाइम के ऊपर हम्म, ऑक्यूपाई करने की, मैच बचाना था। तो बाबर का तो सबको पता ही है। इस टाइम के ऊपर अगर पूरे फॉर्मेट्स की बात करें और इन फॉर्म फॉर्मेट्स की बात करें, तो जिस तरह साइमन डोल ने कहा था हम्म, कि ही इज़ द वन, ठीक है, ही इज़ द बिग वन।
अब फैब 4 की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन करंट फॉर्म के ऊपर अगर देखा जाए तो बाबर से ऊपर इस वक़्त कोई खिलाड़ी नहीं है इस दुनिया में, हर फॉर्मेट के ऊपर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो उस पे हम अलग बात डिबेट कर लेंगे कि फैब 4 क्यों हैं? क्योंकि उ उनकी पास हिस्ट्री और उनका जो रिकॉर्ड है, वो अभी बाबर को उधर तक पहुँचने में बड़ा टाइम लगेगा। ऋषभ पंत। अच्छा यहाँ पे जी, पंत पंत तो यार बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मतलब अभी इंग्लैंड वाले टेस्ट मैच में भी बड़ा अच्छा खेला है, और वैसे भी मेरा इस पे कोई भाई वो नहीं है, पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट नहीं है, फिट बंदा है, ये ऊपर भी आ सकता है अगर इसको यार चांस इसने मिलता हर रहा। लास्ट सीरीज में ना, टेस्ट सीरीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक आध ऐसी हम्म, क्रूशल इनिंग्स खेल देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन से मैच निकाला, मैच जितवाया। इंग्लैंड जब इंडिया गई उधर इसने बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेली। इंग्लैंड में आके भी इसने 2-3 बड़ी एक्सेप्शनल इनिंग्स खेल हम्म, चुका है। तो और नीचे से आके एडम गिलक्रिस्ट वाली बात याद आ जाती है कि जैसे एडम गिलक्रिस्ट नीचे से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आते थे और बहुत तेज-तेज काउंटर पंचिंग मारते थे, काउंटर अटैक करते थे। इवन अगर ऑस्ट्रेलिया की हम्म, कभी-कभार विकेटें ऊपर से गिर जाती थी, तो एडम गिलक्रिस्ट नीचे से आके कसर पूरी कर देते थे। वही खेल रोल जाता है। ऋषभ पंत इंडिया के लिए कर रहा है टेस्ट में। समझ ये नहीं आती कि सही इस बात बंदे है। की इतनी गेम है, ये टी20s में और ओडीआईज़ में पता नहीं क्यों नहीं उस तरह की परफॉर्मेंस इसकी होती जिस तरह टेस्ट की। हालाँकि टेस्ट का मुझे ये लग नहीं रहा था जब आया है, लेकिन टेस्ट में ही सबसे ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी T20 साउथ अफ्रीका में भी इतना अच्छा नहीं खेला। हुँ, लेकिन यार इस रैंकिंग में एक अफसोस हुआ थोड़ा, वो विराट भाई जो है वो 13 नंबर पे चले गए। ऐसी बातें ना तो किया कहाँ करो यार, फैब विराट भाई के। फोर फैब, यार वापस आओ यार, परफॉर्म करो क्रिकेट में जान लाओ यार प्लीज। और उसके साथ डेरिन मिचेल जो है, उसकी 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 भी रैंकिंग इम्प्रूव हो गई है हुँ। इंग्लैंड वाली सीरीज के बाद, वो 12th पे आ गए। तो यही पॉइंट है। तो खैर रैंकिंग तो बड़ा एक अच्छा एक है, लेकिन अच्छा इस पे एक और चीज, अभी हम लोग टेस्ट बॉलिंग पे आ रहे हैं ना, टेस्ट ये लो बॉलिंग वाली आ गया, रैंकिंग जो है। आप कहते हो तो आ जाते हैं पर इसमें। अब इसमें आप देखें ना यार, इसमें जो अश्विन है, इसको आपने आखिरी दफा कब देखा है खेलते यार इस बेचारे को इंडिया में ही देखा है लास्ट टाइम खेलते हुए। हुए मैं नहीं, अब लेकिन फिर भी देखें 842 इसका स्कोर है और सेकंड नंबर पे। और मतलब इसी पे तो बोला है ना कपिल देव ने कि भाई अगर ये बाय रह सकते हैं तो कोहली क्यों नहीं। यार तो अब पैट ये जो वही फर्स्ट, कैप्टन की प्रेफरेंस पे भी बात आ जाती है, और मुझे लगता है कि अश्विन की थोड़ी बैड लक ये है कि जडेजा जो है बैटिंग बहुत एक्सेप्शनल करना शुरू हो गया। अगर जडेजा की बैटिंग हाँ उतनी लेकिन एक्सेप्शनल ना होती तो अश्विन ही खेलता, फॉर श्योर खेलता। अब क्योंकि क्रिकेट की डिमांड इस तरह की होगी कि आपको टेल, इवन दो अश्विन भी बुरी बैटिंग नहीं करते, लेकिन जडेजा वाली लेवल की बैटिंग नहीं करते, तो बहुत नहीं, अनफॉर्चुनेट है। अश्विन तो आपका प्योर स्पिनर है ना एक तरह से। तो मतलब जडेजा का तो आप फिर भी रख सकते हो, अश्विन को भी रख सकते हो नहीं, क्योंकि यार लेकिन अश्विन आपको फिर जडेजा फास्ट तो बॉलर एक ऑलराउंडर बिठाना वाली पड़ स्कीम में जाता है आ ना, रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज या करना पड़ेगा ऑलराउंडर एक जिस फास्ट तरह बॉलर में। शार्दुल ठाकुर की जगह आपको। हर्षल हर्षल को बिठा दे, हर्षल को बिठा सकते हैं ये लोग। नहीं नहीं, लेकिन वो टेस्ट में तो हर्षल टेस्ट में है तो नहीं ना। नहीं है वो। आपका शार्दुल है ही ठाकुर नहीं, था है ही नहीं। टेस्ट में, उसकी जगह आप खिला सकते थे, हम्म। लेकिन मेरा ख्याल है ठीक सिलेक्शन थी यार। इस ये जो लास्ट फिफ्थ मैच था, ठीक सिलेक्शन थी। अम, देखिए ना, मोहम्मद सिराज परफॉर्म कर गया। हम सोच रहे थे मोहम्मद सिराज भी आउट ऑफ फॉर्म रहा है, लेकिन वो हम्म। फिर 4 विकेट ले गया फर्स्ट इनिंग। तो एनीवेज शाहीन ये इसमें तो कोई का, डाउट नहीं है कि वर्ल्ड क्लास लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर ही चुके हैं। अम, अपने खेलने के डेज के अंदर ही, मतलब जैसा विराट कोहली आप कह लो बैटिंग में, तो अश्विन ने इंडिया में बहुत ज़्यादा बहुत परफॉर्मेंसेज हैं इसकी। और अगर पाकिस्तान की टीम में होते तो हर मैच खेलते। अच्छा। और ये आप कैसे कह सकते हैं यार हर मैच ही खेलते क्योंकि हमारे पास उस लेवल के बैकअप प्लेयर्स नहीं है अभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मतलब जडेजा यार मुझे याद आया, हम्म। टेस्ट बॉलिंग से मुझे याद आया, जलाल एक दिनेश कनेरिया था, उस बेचारे पे भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन वो बड़ा क्लास का बॉलर था यार, उसके भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था टेस्ट में। हाँ रिकॉर्ड अच्छा था। वो भी, अ, वो भी अब खैर उन्होंने अपने करियर के साथ भी खुद ज्यादतियां की हाँ हैं, खुद, यार तो ये ज्यादती है, मोहम्मद आसिफ ने ज्यादती की, ठीक है, मोहम्मद आसिफ आमिर ने ने कर ज्यादती दी। की टेस्ट यार खेलने अपने के साथ बाद। खुद किए ना, अब हम क्या कर सकते हैं। एनीवे छोड़ो उनको, वो पास्ट हो यार गया। हम लोग, यार हमारा हमारा देखो हम लोग दुख बुमराह। तो कर सकते हैं ना। हाँ यार उनको करने दो ना रिग्रेट, हम क्यों रिग्रेट करें। बुमराह बुमराह भाई, बुमराह भाई इधर भी नजर आ रहे हैं, बनता है विच भाई, विच इज़ बनता वेरी है, गुड। बनता है बिल्कुल। कैरियर के शुरू में जिस तरह का इनका एक्शन है,
काफ़ी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये लॉन्गर फॉर्मेट को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। शाहीन भाई को यहाँ पे भी टेस्ट में देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लॉन्गर फॉर्मेट वाला भी कोई बॉलर आया है हमारे पास आसिफ के बाद और आमिर के बाद, ख़ास तौर पे आसिफ के बाद। आमिर तो इन एंड आउट ही रहा है। आसिफ कंसिस्टेंटली टॉप 5 में होता था जब तक वो खेलते थे, और अब शाहीन आफरीदी भी आ रहा है। रबाडा बहुत अरसे से हैं टॉप 5 के अंदर, तो ये भी इनकरेजिंग है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन इनके लिए इनकरेजिंग ये है कि ये साउथ अफ्रीका में ज़्यादा खेलते हैं। ज़रा आए ना, ज़रा खुशबू लगा के हमारे सब कॉन्टिनेंट में, फिर पता लगेगा। बिल्कुल यार, इसका मैं रिकॉर्ड देख रहा था टेस्ट का, बहुत एक्सेप्शनल है। मतलब एक तो बहुत एज भी अभी एक्सेप्शनल, कम है, 27 ईयर्स के, डेल स्टेन अभी लेवल का 27 ईयर्स का ये है। रिकॉर्ड है। लेकिन पेस तो उस लेवल की नहीं है इसकी। यार पेस पेस बहुत में थी, तो पेस डेल बहुत थी, सेन जितना एग्रेसिव है। पेस बहुत थी इसकी। 145 147 कराता था शुरू में आके, लेकिन जितनी ये क्रिकेट खेल चुका है ना, इसने शायद लास्ट 2-3 सालों में शायद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स कराने में ना टॉप 5 बॉलर्स में ये था। बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था इसके ऊपर, क्योंकि साउथ अफ्रीका का यही मतलब एक इसका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड बॉलर था, बाकी सारे इधर उधर चॉप एंड चेंज हो रहे थे। तो इसका रिकॉर्ड भी जिस तरह देखे ना, 52 मैचेस में 243 विकेट्स हैं। नहीं बहुत और हमारे एक्सेप्शनल बॉलर है यार। एंडरसन यार, उसका कितना है, एंडरसन ने 670 विकेट्स है ना उसकी, हाँ, लेकिन उनके मैचेस और ज़्यादा हैं। 170 मैचेस खेल के। हाँ, उनके हाँ मैचेस ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली और यार अब कगिसो रबाडा आए थे ना, अभी पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी टेस्ट मैच की, उसमें उनके कुछ स्पेल्स उनके अच्छे थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल भी किया था। तो अब साउथ अफ्रीका की कंडीशन जो है वो बॉलिंग पैराडाइज है। तो डेल स्टेन से भी एक दफ़ा लोगों ने सवाल किया था, क्योंकि डेल स्टेन की जो स्ट्राइक रेट है ना, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। मतलब वकार यूनिस की सेकंड पे, पहले वकार यूनिस की फर्स्ट पे थी। तो डेल स्टेन से सवाल किया लोगों ने कि जी आपको कैसे लगता है वकार यूनिस को भी आपने मतलब बीट कर दिया स्ट्राइक रेट के एस्पेक्ट से। उसने कहा कि भाई अगर ये सोचो वकार यूनिस साउथ अफ्रीका में पैदा होता और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में और पिचेस पे बॉलिंग करता, तो सोचो क्या होता वो। ठीक है, और वो बात देखो, वाह, लेजेंडरी बंदा है, अगले कितना बड़ा लेजेंडरी बंदे को कॉम्प्लीमेंट है। इज्जत देता है ना, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि ये बंदा हाँ पाकिस्तानी पिचेस पे बैठ के इसने इतनी विकेटें ली हैं फास्ट बॉलर ने, जो कि पाकिस्तान की पिचेस उस तरह है नहीं, बिल्कुल। डेड ही होती हैं साउथ अफ्रीका के एस्पेक्ट से। लेकिन बड़ी बात है। एनीवेज उमर जी, क्या स्टोरी है? स्टोरी ये कि रैंकिंग भी डिस्कस हो गई है, हम लोगों ने सीरीज इंडिया इंग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को भी डिस्कस कर लिया है, और कोई रह तो नहीं गई, मेरा नहीं ख्याल कोई हमने हाँ, ऐसे आयरलैंड, टॉपिक मिस्टर है, बीस ऐसे भी हो जो गए, मेरा डिफरेंसेस ख्याल है सब कुछ हो गए। मिस्टर बकरा भी बीस बाजियाब हमने कराने की कोशिश की, कामरान अकमल का। तो बकरा भी हाँ, बाजियाब काफ़ी कुछ कराने, हो गया। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ अब ये बोलूँगा कि तो हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, आपका एप्पल पॉडकास्ट, हमारी अपनी वेबसाइट है talkbeforewicket.com। आप उस पर भी ऑडियो में ये पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, अगर हमें आप नहीं देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पे तो हम अवेलेबल होंगे ही वीडियो फॉर्मेट में, और हम अपनी क्लिप्स भी पॉडकास्ट की चढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पॉडकास्ट काफ़ी लंबा होता है। जो लोग लंबी वीडियो को प्रेफर नहीं करते, वो क्लिप्स की सूरत में देख सकते हैं रेलेवेंट कंटेंट जो भी है। और इस डिस्क्रिप्शन में भी हम सारी डिटेल्स दे देंगे, वेबसाइट, पॉडकास्ट वगैरह के लिंक्स। और आप भी हमें कमेंट में बताएं कि हम आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, हमारा फॉर्मेट कैसा लगता है, और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देंगे तो बहुत हम उसको वेलकम करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। बस इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि हम लोग ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। वहाँ पे जो भी रिसेंट क्रिकेट इवेंट हो रहा होता है उसके बारे में भी न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, तो आप लोग हमें वहाँ भी फॉलो करें, और फेसबुक पे भी फॉलो करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें, और बाकी टिकटॉक वही को भी ले आओ हैं, टिकटॉक भी आ जाए, स्नैक वीडियो को भी ले आते हैं फिर। स्नैक वीडियो भी ले आओ। अभी और भी बहुत कुछ करना है। अभी हाँ, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, ठीक है, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। अभी लेकिन तो एनीवेज उमर जी, ईद मुबारक आपको और आपके घर वालों को। खैर मुबारक जिला साहब, आपको भी ईद मुबारक हो। बड़ा हाँ, मिस करते हैं आपको हम यहाँ पे। बस यार अब इंशाल्लाह। गोश्त नहीं आ सकता ना वहाँ से, कोई इस तरह का टेक्नोलॉजी ले आओ कि गोश्त आ जाए। यहाँ मज़ा नहीं आता यार इधर ईद का गुजारने का ना, वो बकरा ईद का बड़ा ट्रेजेडीज वाला सीन है नहीं। यार। काम उधर मंडियों में जाते थे हाँ, बकरे लेने हैं, 2-3 दिन तो हमारी वाकई ख्वारी यार, निकल जाती थी, कहाँ कहाँ पे हमारी नेगोशिएशन होती थी यार। नेगोशिएशन होती थी। बंदा बंदा यहाँ तो पूछता है। बकरा ही नहीं नजर खैर, आता, बस गोश्त आ जाता है हैं। वो भी कभी कभार ना खाने वाला गोश्त होता है। एनीवेज
मेरी तरफ से ईद मुबारक सबको, और उमैर मेरी जी तरफ से भी ईद मुबारक सबको, बिल्कुल। अपना ख्याल रखें। और ओके, तो हाफिज़। ओके, बाय। Don't try, you're disappearing